गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, कैपिटल गेन्स। हमने 3 हेड्स ऑफ इनकम कर लिया है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजी, कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स को ना सबको कैपिटल गेन्स ही बोलते हैं, शॉर्ट में सीजी जल्दी हम लोग लिखते नहीं हैं, अनलेस तुम्हारे पास टाइम की बहुत किल्लत हो तब तुम सीजी लिखते हो, वरना सीजी वर्ड यूज नहीं होता है। तो एग्जाम में कोशिश ये करोगे पूरा लिख दोगे कैपिटल गेन्स, लेकिन मैं एक दूसरा तरीका सिखाऊंगा शॉर्टकट लिखने का बाद में, वो चलता है, वो सबको ही लिखते हैं, ठीक है। तो आएंगे उस पर बाद में। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे, कैपिटल गेन्स। बवाल चैप्टर एकदम, ठीक है। ये देखो इधर टॉपिक शीट दिख रहा है, इसके सेक्शंस का रेंज क्या है? इसके सेक्शंस का रेंज है 45 से लेके 55, 45 से लेके 55। याद करो, सैलरी का सेक्शन का रेंज क्या था? 15, 16, 17। 18 से लेके 21 गायब है, सरकार ने उड़ा दिया। फिर हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेके 27, यू गेट इट। फिर 28 से कौन चालू हो रहा है? पीजीबीपी। 28 से लेके 44 तक पीजीबीपी। 45 से कौन चालू हो रहा है? कैपिटल गेन्स। 45 इज द चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन्स। तो 45 से लेके 55 तक क्या है? कैपिटल गेन्स। और 56 से कौन चालू है? IFOS। ये है पूरा हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी अपना ये कैपिटल गेन्स स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या सीखने जा रहे हैं? चार्जेबिलिटी। कैपिटल गेन्स चैप्टर का जो फ्लेवर और स्वाद है ना, एकदम डिफरेंट है। सबसे कमाल की बात ये है कि ये अलग अलग हेड ऑफ इनकम पढ़ाने में ना एकदम मजा आ जाता है। मतलब सबका फ्लेवर अलग है, एकदम ही डिफरेंट फ्लेवर है। सैलरी का एक अलग ही पूरा सोच होता है, सोचने का तरीका, सम्स बनाने का तरीका, एग्जाम्पल्स वो अलग होते हैं। एचपी के अलग होते हैं, पीजीपी के अलग होता है। कैपिटल गेन्स में आज तुम एक नया दुनिया देखोगे, एक नए एग्जाम्पल्स का पूरा लिस्ट तुम्हारे सामने आएगा। सोचने का एटीट्यूड, स्टाइल, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो है बहुत मस्त। मैं कैपिटल गेन्स के बारे में अभी 5-6 मिनट यहाँ से पहले बताऊंगा, और उसके बाद फिर मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, ठीक है। पहले यहाँ पे आते हैं। क्या लिखा है? नंबर 1, चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का सेक्शन क्या होगा सर? ऑब्वियसली द फर्स्ट सेक्शन। कैपिटल गेन के सेक्शन का रेंज क्या है? 45 से लेके 55। तो द फर्स्ट सेक्शन हैज टू बी अ चार्जेबिलिटी सेक्शन। चार्जेबिलिटी सेक्शन हमको सिखाता है कि कौन से ट्रांजैक्शन पे, कौन से ट्रांजैक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है। तो चार्जेबिलिटी में भी ना बहुत सारे लेयर्स हैं। एक है जनरल चार्जेबिलिटी, एक है जनरल चार्जेबिलिटी। तुम सेक्शन नंबर याद नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सेक्शन नंबर बोल बोल के ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मतलब एटलीस्ट तुम्हारा सुना हुआ होना चाहिए कि कल तुम बाजार में निकलो तो यू डोंट साउंड डम्ब, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर मैं तो बोल बोल के पढ़ाऊंगा, तुम नहीं याद करने का लोड मत लो, ओके। 45 का 1 जो है ना सर, वो जनरल चार्जेबिलिटी है। लेकिन 45 का 1 के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए और इन्होंने डाला 45 का 1A, 45 का 1B, 45 का 2, 45 का 3, ऐसे करके। मतलब देयर आर लॉट ऑफ सबसेक्शंस, और उनमें स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी। उनमें क्या है? स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी। सर ये जनरल चार्जेबिलिटी और स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी में फर्क क्या होता है? जनरल चार्जेबिलिटी का मतलब होता है कि एक आपको तरीका बता देंगे, एक पर्टिकुलर कैटेगरी बता देंगे, अब उस तरह के जैसे भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कैपिटल गेन्स है। स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी में वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो नॉर्मली आपको कैपिटल गेन्स लगेगा नहीं, पर है। लगेगा नहीं कि कैपिटल गेन्स है, पर है। तो पहले जनरल चार्जेबिलिटी सीखते हैं। जनरल चार्जेबिलिटी में सीधा सा बात है, सुन लो, उसको छोड़ो। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, तब उस पर कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन होगा। वो कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम में जाएगा, वो दूसरे हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। हाइलाइटर। ठीक है, तुम लोग सब, मैं बोल रहा हूँ, पीजीबी कल मैंने ख़त्म कराया था, आई थिंक 12 क्लासेस हुए और बहुत डिटेल में पढ़ाया। पूरा रिवीजन मारना, ठीक है। मैं डे 1 से बोल रहा हूँ पीजीबी को लेके। पीजीबी मजबूत है, मतलब तुम्हारा इनकम टैक्स में हमेशा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा।
अगर आज मुझसे पूछो कि भाई सर 5 हेड ऑफ इनकम में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कौन सा है, तो नंबर 1 पीजीवीपी एंड नंबर 2 है कैपिटल गेंस। सैलरी और एचपी बचकाना है, ठीक है, और आईएफओएस की तो औकात है नहीं। तो अगर 5 हेड में जिसको बोलते हैं ना जबरदस्त कौन सा है, तो नंबर 1 पीजीवीपी और नंबर 2 कैपिटल गेंस। ये सबसे जोरदार है। जिन स्टूडेंट्स का इन 2 चैप्टर पे कमांड आ गया, इनकम टैक्स उसके लिए सरल। पूरा इनकम टैक्स में कभी भी डरोगे नहीं। जो आज तुम 2 चैप्टर की तरह पढ़ रहे हो, फाइनल में ये 2 किताब की तरह पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मतलब पीजीबी जो तुमको 12 क्लास में पढ़ाया और जो 100 पन्ने का चैप्टर है, जब मैं फाइनल में पढ़ाऊंगा यही हो जाएगा 400 पन्ने का सिर्फ एक बुक पीजीबी। कैपिटल गेंस पढ़ाऊंगा 300 पन्ने का एक ही बुक कैपिटल गेंस। इट्स लाइक दैट, इतना डिटेल में होता है। अपने उतना डिटेल में नहीं है, पर अपने फिर भी काफ़ी डिटेल में। अब तुमको 100 पन्ना भी बहुत लगता है, तो 400 की तो बात ही मत करो, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो ये 2 हेड सबसे बवाल हेड ऑफ इनकम होते हैं। ओके, नाउ कैपिटल गेंस का जनरल चार्जेबिलिटी बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कि ना कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पे हम लोग टैक्स निकालेंगे अंडर दिस हेड ऑफ इनकम नोन एज कैपिटल गेन्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक बार मैं तुमको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, सिंपल, फिर मैं हाई फाई में जाऊंगा, मतलब डिटेल्स में जाऊंगा, ठीक है। एक बार सरल वर्जन। सर ट्रांसफर वर्ड का मोटा मोटा मतलब है सेल। सेल माने बेचना, बेचा। मतलब जब भी आप सेल ऑफ कैपिटल असेट करोगे, क्या करोगे, सेल ऑफ, तो आपके ऊपर आपको जो भी फायदा होगा, मुनाफा होगा, वो इस हेड में जाएगा, और नुकसान होगा तो भी इसी हेड में जाएगा। कैपिटल गेन्स होता है तो कैपिटल लॉस भी होता है, कैपिटल गेन्स होता है तो कैपिटल लॉस भी होता है। दूसरा चीज वहां पे और क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट, मैं समझा रहा हूं। कैपिटल असेट वो कीमती असेट है, ध्यान से, कैपिटल असेट वो कीमती असेट है जिसमें नॉर्मली मैं व्यापार नहीं करता, जो नॉर्मली मेरे लिए व्यापार की वस्तु नहीं है, बिजनेस की वस्तु नहीं है। वो वंस इन अ वाइल कभी ऐसा मौका पड़ गया कि उसको बेचना पड़ रहा है, वरना मैंने उसको बेचने के इरादे से कभी नहीं खरीदा था। सर एग्जाम्पल दो। मैं एक छोटा सा मतलब डायग्राम टाइप का बना रहा हूँ। इट्स अ रफ वर्क, यू डोंट हैव टू कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स अ रफ वर्क, ओके। बस एक मोटा ज्ञान देने के लिए तुमको समझा रहा हूँ, इससे तुम्हारा पहले से ही नजरिया, एटीट्यूड सही रहेगा, वरना तुम गलत एटीट्यूड के शिकार हो जाओगे और तुम गलत गलत सोचना चालू कर दोगे। तो पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। लुक एट दिस बोर्ड प्लीज। आई एम अ पर्सन, इंडिविजुअल, ओके, इंडिविजुअल। येलो कलर इंडिकेट्स बिजनेस एसेट्स। येलो कलर इंडिकेट्स येलो कलर इंडिकेट बिजनेस एसेट्स, और नीचे वाला तो सर नाम ही लिखा है, पर्सनल एसेट्स, ठीक है। एक बार सुनो, घर, सपोज अभी कैपिटल गेन्स चैप्टर में ऑब्वियसली ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ और मेरे पास बहुत संपत्ति है, ठीक है। तुम भी अज्यूम कर सकते हो, क्या बिगड़ रहा है ना। तो मेरे पास सपोज एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है, घर है, जिसमें मैं रहता हूँ अपने परिवार के साथ। इट्स अ पर्सनल एसेट, ठीक है। मेरे घर में बहुत सारा ज्वेलरी पड़ा हुआ है, ठीक है। ज्वेलरी अगेन इज अ पर्सनल एसेट। क्या ज्वेलरी बिजनेस एसेट होता है? क्या घर बिजनेस एसेट होता है? घर तो रहने के लिए, ज्वेलरी घर में यूज के लिए, ठीक है ना। इट्स अ पर्सनल एसेट। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? ऊपर आओ, येलो कलर में देखो, ठीक है। मेरे पास ऑफिस है, ऑफिस, जैसे ये मेरा ऑफिस है, कोचिंग सेंटर इज माय ऑफिस। ऑफिस इज व्हाट? ऑफिस स्टॉक इन ट्रेड है क्या? ऑफिस बेचने के लिए खरीदे थे क्या, कि पढ़ाने के लिए, मतलब यूज करने के लिए? तो ऑफिस इज अ फिक्स्ड एसेट इन बिजनेस, सही है। ऑफिस,
ये दुनिया भर के जो ऑफिस इक्विपमेंट्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर दिख रहे हैं, ये भी क्या है? फिक्स्ड एसेट इन बिजनेस। क्या बेचने के लिए खरीदा था क्या? ये कैमरा क्या मैंने बेचने के लिए खरीदा था कि इस्तेमाल के लिए? इस्तेमाल के लिए। अब ऊपर आओ, बुक्स। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे सेंटर में 25 लाख रुपए के बुक्स का स्टॉक रहता है, ठीक है। सो मेनी सब्जेक्ट्स आई टीच, उनके बुक्स होते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट मिनिमम 25 लाख के बुक्स का स्टॉक रहेगा। तो ये बुक्स जो है, ये मैंने एक्चुअली बेचना नहीं बोलेंगे, पर मतलब एक तरह से स्टॉक इन ट्रेड ही तो है। ये तो मैं सर्विसेज रेंडर करने के लिए यूज कर रहा हूं ना, ये मैं अपने लिए थोड़ा ना कर रहा हूं, ये तो सर्विसेज रेंडर के लिए, तो ये मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड में ही कहलाएगा। तो ये बुक्स क्या है? स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। गौर से सुनना, इसको अगर आप बेचे, इन तीनों को सपोज हम लोग बेचे और हमें जो भी नफा या नुकसान हुआ, नफा नुकसान होगा तो आप बेचोगे तो प्रॉफिट या लॉस तो कुछ तो होगा। वो तो क्लास 5 में सीखते हैं ना, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। फुल फॉर्म बोलो। हाँ वही तो, और एकदम सरल है ना। अगर यही पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट और यही नेगेटिव आए तो लॉस है। तो ये तो तुम जानते हो कि अगर हम कोई भी सामान को बेचेंगे तो सर या तो नफा या नुकसान है, मतलब पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो लॉस है, जीरो है तो कुछ नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि इनको बेचने पे होने वाला जो नफा या नुकसान है वो किस हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल है। बिकॉज हेड ऑफ इनकम डिटरमाइन करना जरूरी है कि नहीं सर? उससे टैक्स रेट पे फर्क पड़ेगा, और क्या सर उससे सेट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। सेट ऑफ अगले उसमें वॉल्यूम 2 में, ठीक है। तो हेड ऑफ इनकम तो बहुत जरूरी है जानना। सर स्टॉक इन ट्रेड अगर आप मतलब बेचते हो ना, तो वो PGV में आएगा। बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड बनाया या खरीदा इसलिए था कि बेचेंगे, वो शुरू से ही वही आपका व्यापार है। व्हेन यू से स्टॉक इन ट्रेड मतलब इट्स अ व्यापार, ये मेरा व्यापार है, बिजनेस है, और मैंने इसीलिए तो वो स्टॉक बनाया था या खरीदा था कि मैं बेचूंगा। तो स्टॉक इन ट्रेड को जब आप बेचते हो तो कौन से हेड में जाएगा? PGVP, जो पूरा पढ़ के आए। लेकिन सर जी अगर आप धंधे में यूज होने वाला फिक्स्ड एसेट्स बेचोगे तो कहां आएगा? कैपिटल गेन्स। और कंप्यूटेशन का स्टाइल क्या होगा? सेक्शन 50। सर ये क्यों लिखा? बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं। धंधे में जो फिक्स्ड एसेट यूज होता है उसका अपने ब्लॉक बनाते हैं कि नहीं डेप्रिसिएशन के लिए? ब्लॉक कंसेप्ट है ना। डेप्रिशिएबल एसेट्स को जब आप बेचते हो तो उसमें भी कैपिटल गेन्स ही है, परंतु उसके कंप्यूटेशन का स्टाइल होता है ब्लॉक कंसेप्ट, सेक्शन नंबर 50, जो वहां पढ़ के आए। जैसे तुमने ब्लॉक सॉल्व किया, ओपनिंग WDV ऐड एक्चुअल कॉस्ट लेस सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड इतना ज्यादा था कि ओपनिंग और ब्लॉक एक्चुअल कॉस्ट को खा गया और क्लोजिंग WDV नेगेटिव आ गया। तो वो नेगेटिव को अपने क्या बोलते हैं? STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। याद है कि नहीं है ना। तो अगर धंधे में फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हो तो वो कैपिटल गेन्स है, पर उसको कैलकुलेट करने का जो स्टाइल है वो स्टाइल है सेक्शन नंबर 50, विच इज बेसिकली ब्लॉक कंसेप्ट। मतलब कोई स्टाइल है ही नहीं, ब्लॉक में सॉल्व करोगे नेगेटिव आ गया माने कैपिटल गेन्स। याद आ रहा है कि नहीं? पर्सनल एसेट को बेचोगे ना, पर्सनल एसेट्स तो नॉन डिप्रिशिएबल होता है। पर्सनल एसेट धंधे में यूज होता है क्या? नहीं, नॉन डिप्रिशिएबल। तो इस केस में भी क्या राइज करेगा सर? कैपिटल गेन्स। पर्सनल से मतलब घर, ज्वेलरी वगैरह अगर मैं बेचूंगा तो मुनाफा होगा ना, तो उसमें जो इनकम आएगी वो कहां जाएगी? कैपिटल गेन्स। पर इसको कैलकुलेट करने का तरीका सेक्शन नंबर 48। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सेक्शन नंबर 48। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गेन्स में कंप्यूटेशन का जो फॉर्मेट होता है वो सेक्शन नंबर 48 में दिया है। एक बार मैं बोलूंगा तुम लोग जाओगे। पेज नंबर 4.11। 4.11 में देखो ऊपर हेडिंग क्या है, पढ़ो तो। मोड ऑफ कंप्यूटेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है? सेक्शन नंबर 48। फिर उसमें नीचे पढ़ो, नंबर 1 क्या लिखा है? पढ़ो, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप लिख सकते हो STCG, चलता है।
मैंने बोला था ना कैपिटल गेन को कोई सीजी नहीं लिखता, पर एक तरीका सिखाऊंगा, सुन लो। कैपिटल गेन या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एलटीसीजी लिखते हैं, पूरी दुनिया लिखती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एसटीसीजी लिखते हैं, पूरी दुनिया लिखती है। और लॉस है तो जी के बदले एल कर देना, एलटीसीएल एसटीसीएल। नंबर 2 देखो नीचे क्या लिखा है, बोलो। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एलटीसीजी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट है, वो असली है, वही असली है। कैपिटल गेन चैप्टर में वही सबसे असली फॉर्मेट है, और उसका सेक्शन नंबर क्या है, 48। कम बैक टू दिस, ठीक है। ये मोटा ज्ञान है, मतलब इसमें सूक्ष्मता भी है पर थोड़ा मोटा ज्ञान भी है, ओके। इधर ध्यान से देखो। तो सर धंधे में क्या होता है कि अगर आप स्टॉक बेचोगे तो पीजीबीपी, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स धंधे वाला बेचोगे तो क्या होएगा, कैपिटल गेन्स, ठीक है। पर उसको कैलकुलेट करने का स्टाइल क्या होगा सर, सेक्शन नंबर 50। अब एक चीज है, सपोज मेरे धंधे में, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज सर मेरे धंधे में लैंड भी है, हो सकता है लैंड भी है, ऑफिस बिल्डिंग और उसकी जमीन पूरी मेरी है, ठीक है। तो लैंड इज फिक्स्ड एसेट इन बिजनेस। पर सर लैंड डिप्रिशिएबल होता है क्या, लैंड इज अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट। पर जो भी है इसको बेचोगे तो इनकम किस में आएगा, कैपिटल गेन्स, बट द कैलकुलेशन विल बी एज पर सेक्शन 48, क्योंकि सेक्शन 50 इज ओनली फॉर डिप्रिशिएबल असेट्स। तो धंधे में सर 2 तरह का फिक्स्ड एसेट्स है, एक है डिप्रिशिएबल फिक्स्ड, अरे मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट इन धंधा इज डिप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट, तो उनका कैपिटल गेन सेक्शन 50 में। और धंधे में अगर आपके पास लैंड है, लैंड, तो लैंड इज अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, तो उसका कैपिटल गेन सेक्शन 48 में। क्या डाउट है, क्या क्लियर है, देख लो इधर। धंधे में जो स्टॉक इन ट्रेड है उसको बेचने पर जो मुनाफा है किस हेड में जाएगा, पीजीबीपी। धंधे में जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो डिप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स है, वो मुनाफा कैपिटल गेन्स में जाएगा सर, पर सेक्शन 50 ब्लॉक से। और जो फिक्स्ड एसेट नॉन डिप्रिशिएबल है वो भी कैपिटल गेन है, पर उसका सेक्शन है 48। और पर्सनल एसेट बेचोगे सर तो पर्सनल एसेट तो डिप्रिशिएबल होता ही नहीं है, चाहे बिल्डिंग हो चाहे ज्वेलरी। ज्वेलरी का डिप्रिशिएशन रेट बोलो सर, था ही नहीं, पढ़ाया नहीं कभी, पढ़ाया क्या कभी तुम लोगों को, डिप्रिशिएशन के तो 5 ही रेट पढ़ाए थे। बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 10%, प्लांट मशीनरी 15, बीसी बुक कंप्यूटर 40, इंटेंजिबल 25। ज्वेलरी का पढ़ाया था कभी डिप्रिशिएशन रेट, ज्वेलरी बिजनेस एसेट होता ही नहीं है बॉस। ज्वेलरी या तो स्टॉक इन ट्रेड होता है या सीधा पर्सनल एसेट होता है, ज्वेलरी इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, यू अंडरस्टैंड दैट। तो आज हमारे घरों में जो ज्वेलरी है वो पर्सनल एसेट है, हम बेचेंगे तो कैपिटल गेन्स होगा। और जो ज्वेलरी का दुकान है तनिष्क वाला, उनके लिए ज्वेलरी क्या है सर, स्टॉक, अरे स्टॉक इन ट्रेड, वो बेचेगा तो कहाँ जाएगा, पीजीपी, समझ लो ना। तो ज्वेलरी का कोई डिप्रिशिएशन रेट तो हो ही नहीं सकता, गेटिंग माय पॉइंट। पर्सनल एसेट को बेचोगे तो कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन्स। पर सेक्शन कौन सा होगा कैलकुलेशन का, 48 इज द मदर सेक्शन इन कैपिटल गेन्स फॉर कैलकुलेशन। आर वी ओके विद दिस, फोटो लो। इनकम टैक्स के बैच में मैंने मैक्सिमम चीज़ें बुक के अंदर ही लिखा दी हैं, सारे नोट्स भी बुक के अंदर ही दे दिए हैं, ठीक है। कॉपी में मेरे ख्याल से मैंने आज तक ये दूसरी बार है जब मैं कॉपी टच कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में टच किया था, ये दूसरी बार है, क्योंकि सब मैं बुक के अंदर ही करा रहा हूँ, तो इसलिए कॉपी में तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तो इसको रख लो और बाद में ना मौका जब पड़े तो बुक में कहीं पर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बुक में वो जो कैपिटल गेन का पहला पन्ना है ना, उसी में बना लेना अगर बनाना हो बाद में तो, ठीक है। तो ये देख लो, इससे बहुत क्लैरिटी आएगा। स्टूडेंट लोग ना इन सब चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, पूरा चैप्टर हो जाता है, बैच खत्म हो जाता है, अभी भी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है, मैं तुमको अभी से क्लियर करके छोड़ रहा हूँ। इनकम टैक्स में ये बहुत बड़ा पंगा है, इनकम टैक्स में ये बहुत बड़ा पंगा है। किताबी भाषा एक तरह की होती है और प्रैक्टिकल भाषा एक तरह की होती है। तो स्टूडेंट अगर किताबी भाषा से पढ़ ले, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अट्रैक्ट्स कैपिटल गेन्स टैक्स, तो वो बेचारा उसको कभी भी ना नॉर्मल भाषा के साथ रिलेट कर ही नहीं पाएगा। अरे अपने को रिलेट करना है नॉर्मल के साथ, प्रैक्टिकल बात करना है, तभी तो समझेंगे, याद करेंगे, तभी तो कंसेप्ट मजबूत होगा, वरना तो पढ़ोगे और भूल जाओगे। तो स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे तो क्या होगा, पीजीबीपी। धंधे का फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो क्या होगा, कैपिटल गेन्स होगा सर, पर इसमें कैलकुलेशन का स्टाइल 2 है। अगर डिप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट है तो 50 नंबर ब्लॉक कंसेप्ट, और अगर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट है तो जो मेन कैपिटल गेन्स का मदर सेक्शन है वही 48। और पर्सनल एसेट बेचोगे तो सर कैपिटल गेन्स सेक्शन नंबर 48। आर यू ओके विद दिस?
अभी सुनो तुम जरा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, पूरा इस बॉक्स से लेके इस बॉक्स तक जो भी हो रहा है वो कैपिटल गेन्स है ना, तो इन सारे असेट्स को बोलते हैं कैपिटल असेट्स। तो अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, व्हाट इज अ कैपिटल असेट? इज स्टॉक इन ट्रेड अ कैपिटल असेट? नो सर, क्योंकि उसको बेचने पे कैपिटल गेन नहीं पीजीबी होता है, तो स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट। आर फिक्स्ड असेट्स इन बिजनेस कैपिटल असेट? यस सर, यस सर, ऑलवेज सर। जो धंधे में फिक्स्ड असेट है, क्या आपने बेचने के लिए खरीदा था? जो बेचने के लिए खरीदे थे, जिस असेट को मैंने बेचने के इंटेंशन से खरीदा था वो स्टॉक इन ट्रेड होता है, और जिनको बेचने के इंटेंशन से नहीं खरीदा था वो यहां या यहां आता है, इन्हें कहते हैं कैपिटल असेट्स। इन्हें क्या कहते हैं? कैपिटल असेट्स। तो इनको आप बेचोगे तो कौन सा टैक्स होगा? कैपिटल गेन्स। अब मैं याद करा देता हूं, व्हाट इज द जनरल चार्जेबिलिटी सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर 45 का? 1. According to that, which transaction attracts capital gains tax? You will say, sir, transfer of capital asset, mane sale of capital asset. Sir, what's a capital asset? Sir, any asset, whether it is a personal asset or a business asset that was not purchased with the intention of resale. ठीक है, तो स्टॉक को छोड़ दीजिए आप, बाकी आपके पास जितने भी ये तमाम असेट्स है, ये क्या है सर? कैपिटल एसेट्स। आर यू ओके विद दिस? ये मोटा मोटा ज्ञान है, ठीक है। सरकार ने इसमें भी बहुत बगियां उधेड़ रखी हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। ये मतलब मेन ज्ञान है, इसमें भी कुछ अभी कांड है अंदर, ठीक है। दैट यू विल कम टू नो ग्रेजुअली। सारा छोटा छोटा बात एक बार में ठूस देंगे ना तो ब्रेन फट जाएगा ऐसे भुट अखरोट की तरह। तो अभी क्या है, मोटा मोटा ज्ञान पकड़ो, ठीक है। ये पूरा क्लियर, हटाओ। सो इसके बगल में लिख दो तुम लोग, जल्दी करो भाई, हो गया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट्स कैपिटल गेन्स टैक्स? यू विल टेल मी सर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, माने सेल ऑफ कैपिटल असेट, मतलब स्टॉक छोड़ के। व्हाट इज कैपिटल असेट सर? स्टॉक छोड़ के। स्टॉक तो आपने बेचने के इरादे से बनाया था या खरीदा था। कैपिटल असेट वो होता है जो आपने बेचने के इरादे से खरीदा नहीं है, उसको बेचोगे, मुनाफा हो गया तो कैपिटल गेन्स, लॉस हो गया तो कैपिटल लॉस। आर वी ओके विद दिस? ठीक है। अच्छा, अब एक इधर मेरी बात को सुनो। मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, बड़ी ज़मीन है बहुत। मैंने वो ज़मीन को बेचा इन द प्रीवियस ईयर 2022-23, योर प्रीवियस ईयर। व्हाट इज योर प्रीवियस ईयर? 22-23। तो मैंने 22-23 में उस ज़मीन को बेचा, ठीक है ना। 22-23 में उस ज़मीन को मैंने बेच दिया, लेकिन पैसा नहीं मिला। वो जो बंदा है ना, जो बायर है, उसने मेरे को पैसा 23-24 वाले प्रीवियस ईयर में दिया, मतलब अगले प्रीवियस ईयर में दिया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन, transfer of the asset took place in year 1 whereas receipt of money happened in year 2। तो क्वेश्चन ये है कि टैक्स कब लगेगा मेरे पे, ईयर 1 पे कि ईयर 2 पे? ईयर 1 पे, ईयर 1 पे, ठीक है। अक्रूवल बेसिस। कौन सा बेसिस? अक्रूवल। बेचा कब सर आपने? ईयर 1 में, तो उसी में टैक्स लगेगा, पैसा आए चाहे नहीं आए। रीड पॉइंट नंबर 2। पढ़ो नंबर 2 नहीं, नंबर बी। It shall be deemed to be capital gains income of the previous year in which the। लेकिन सर ये बात 100% सच नहीं है। इन्होंने अंदर में कुछ ऐसे केसेस बना रखे हैं जब ट्रांसफर से मतलब नहीं है, पैसा जब आएगा तब टैक्स लगेगा, ऐसे कुछ केसेस हैं, तो लिख लो। शुरू से ही ना अगर बेस सही रहेगा ना तो बहुत फायदा होता है।
कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म याद रहता है फिर। तो नॉर्मली तो आप याद रखो कि सर यहाँ एक्रूअल बेसिस चलता है। एक्रूअल मतलब चार्जेबिलिटी किस इवेंट पर है, ट्रांसफर पे। चार्जेबिलिटी किस इवेंट पर है, ट्रांसफर पे। तो ट्रांसफर जैसे ही हो गया इनकम अक्रू हो गया, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे जैसे ही ट्रांसफर हुआ इनकम अक्रू हो गया, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं जब इन्होंने थोड़ी रियायत दिखाई और बोला कि ठीक है ट्रांसफर वाले साल में पैसा नहीं लेंगे। कब पैसा लेंगे, जब पैसा हाथ में एक्चुअली आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिसिट बेसिस। क्या बोलते हैं, रिसिट बेसिस। ऐसे हैं अंदर में कुछ, उसके लिए अलग चार्जेबिलिटी है। वो 45 का 1 में नहीं आता, वो 45 का अलग सब सेक्शन नंबर के अंदर आएगा। आर यू ओके विद दिस? तो जैसे 45(1) जनरल चार्जेबिलिटी। जनरल चार्जेबिलिटी बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट पे होता है और जिस साल ट्रांसफर होता है उसी साल टैक्स लगता है। तो 45 के बाद और भी नंबर्स है 1A वगैरह करके, उनमें कई जगहों पे कुछ अलग तरह का इवेंट है जो आपको नॉर्मली ट्रांसफर नहीं लगेगा। और वहाँ पर कई बार ऐसा भी है कि टैक्स ट्रांसफर वाले इवेंट के बजाय रिसिट बेसिस पर है। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, मैं अभी एक टॉपिक पर तुमको जस्ट एक बार शो करवा रहा हूँ। ओके, कम टू पेज 4.31। फर्स्ट क्लास कैपिटल गेन की बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें मैं तुम्हारा पूरा बेस सेट करता हूं, ठीक है। ये क्या लिखा है पढ़ो तो, हेडिंग सर। इसका मतलब पता है, भारत सरकार के पास ये हक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, कि अगर वो लोग पब्लिक वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और मान लो कि उस कंस्ट्रक्शन के लिए रास्ते में आप ही का घर आ रहा है, तो वो लोग आपसे वो घर जबरदस्ती छीन सकते हैं, आपको देना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, वो लोग आपको पैसा देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो भारत सरकार को रेल बनाना है, मेट्रो रेल बनाना है, आपका घर है, ठीक है, नीचे मेट्रो जाती है, ऊपर सबको ही हिलते हैं घर में, तो वो चाहे सरकार ना तो आपकी पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग एक्वायर कर लेगी आपसे और आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, दे विल गिव यू मनी। इसको बोलते हैं कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। इसके कानून होते हैं कि कानूनन सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है अगर सरकार को वो प्रॉपर्टी चाहिए तो, फॉर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। सो दैट्स कॉल्ड कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट पेज यू मनी। ओके, ठीक है। नाउ कंपलसरी एक्विजिशन, तुमने बेचा नहीं, तुम्हारा घर था, सरकार के रेलवे लाइन के बीच में पड़ गया, बनाने जा रहे थे तो तुम्हारा घर छीन रहे हैं, तो वो तुम बेचे नहीं हो, छीना गया है, पर इसको भी इन्होंने बोला कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन्स, लॉस हुआ तो भी कैपिटल गेन्स। और यहाँ पर इन्होंने रियायत दिखाई, बोली कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं, मतलब सरकार जानती है कि वो लोग कैसे हैं, कि छीनेंगे आज, पैसा देंगे तुम्हारे मरने के बाद, ठीक है। तो बोला जब मरोगे ना, मतलब जब पैसा आएगा उस साल कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। देखो तो जरा, ये पढ़ो तो, taxable when the property was compulsorily snatched by the government? No, taxable when the first installment of the पैसा was received। तो इसको बोलते हैं taxability on receipt basis। क्या बोलते हैं इसको? taxability on receipt basis। अभी रुको, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका सेक्शन नंबर 45 का 1 है क्या? देख भाई, वहीं देख, तो ये क्या है? स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी। समझ रहे हो कि नहीं? ये 45 का 1 में नहीं, ये 45 का 5 में टैक्सेबल है, स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी। अभी फर्क समझ में आ गया? तो अपने 45 का 1 देखिए जनरल चार्जेबिलिटी, और अब अपने आके 45 का 5 देखिए विच इज अ स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी। थोड़ा हटके है ना, यहाँ तुम बेचे नहीं, तुमसे छीन लिया। और दूसरा ट्रांसफर वाले ईयर में टैक्सेबल है कि रिसिट बेसिस पे, पैसा जब आएगा तब टैक्स लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लैरिटी है ना? ऐसा बहुत सारा केसेस है, मस्त मस्त केसेस है। बैक टू द ओरिजिन। ओके, अभी सही है क्या? चलो इस पे आते हैं। तो फिलहाल लेट्स कम बैक टू जनरल चार्जेबिलिटी। द सेक्शन नंबर इज 45 का 1। अकॉर्डिंग टू 45 का 1 टैक्स कब देना पड़ता है? व्हाट इज द इवेंट? सर इवेंट इज नंबर 1 हरा रंग, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। और दूसरी बात है टैक्स कौन से साल में लगेगा? जिस साल ट्रांसफर हुआ, मतलब अक्रूवल बेसिस। अब हमें 2 शब्द हैं जो डिटेल में पढ़ने हैं। पहला शब्द क्या है? ट्रांसफर। मोटा मोटा मतलब है सेल, लेकिन इसका बहुत सारा अलग अलग मतलब है। तो ट्रांसफर का डेफिनेशन किस सेक्शन नंबर में दिया है? देखो तो
2 का सर 2 क्या होता है? डेफिनेशन का सेक्शन, तो सोचो डेफिनेशन में डाला हुआ है 2 का 47, और ये दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है? कैपिटल एसेट, इसका सेक्शन नंबर क्या है? 2 का 14। ठीक है, क्लियर है ना ये? तो अभी ये दोनों चीजें मैं विस्तार से थोड़ा डिस्कस करूंगा। लेट्स सी, पहला आ गया मेरे सामने ट्रांसफर। तो ये जो ट्रांसफर नाम की इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या क्या आता है? स्टार्ट करें। कैन यू सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ 7 पॉइंट्स? ओके ना? नंबर 1 क्या है? सेल। सर सेल तो हम जानते ही हैं, सेल तो होता ही है। सेल के बाद क्या है? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बार्टर। बार्टर मतलब मैंने अपना ज्वेलरी देके नया ज्वेलरी लिया है, तो ज्वेलरी बेचा है कि एक्सचेंज किया है? पर अगर इस एक्सचेंज में भी फायदा है नुकसान है तो वो किस हेड में जाएगा? कैपिटल गेन्स। आर यू ओके विद दिस? तीसरा क्या लिखा है देखो, रेलिन्क्विशमेंट। रेलिन्क्विशमेंट वर्ड का मतलब होता है त्याग करना। रेलिन्क्विशमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? त्याग दो, तज दो, सैक्रिफाइस कर दो। सर एग्जाम्पल दो, मैं लिखाऊंगा पर अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं। गिफ्ट, क्या बोला मैंने? गिफ्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शादी ब्याह में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हस्बैंड और जो भी वाइफ है या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ वगैरह जो भी हैं, वो लोग ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं। ठीक है, या अभी सोच लो कि मेरे शादी को 4 साल हो गए, तो मैं ज्वेलरी खरीदने गया दुकान में, मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी, लेट से 5 लाख रुपीस की मैंने एक ज्वेलरी आइटम खरीदी और घर जाके अपने वाइफ को गिफ्ट किया। ये एसेट मैंने क्या किया? रेलिन्क्विश। रेलिन्क्विश का मतलब होता है त्याग देना, विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट किया। ये लोग बोला गिफ्ट भी ट्रांसफर है, गिफ्ट भी ट्रांसफर है। ट्रांसफर का डेफिनेशन कितना बड़ा कर दिया, बोला गिफ्ट दोगे वो भी ट्रांसफर है, जाओ। तो सर ये तो गलत बात है। पति पत्नी को अगर लाके ज्वेलरी देगा तो उस पर सरकार बीच में आएगी, बोले ज्वेलरी में आधा टुकड़ा मेरा है, कैपिटल गेन्स नहीं। पहले इन्होंने क्या किया कि गिफ्ट को बोल दिया कि ये ट्रांसफर है, पर फिर अलग से इन्होंने और एक सेक्शन डाल दिया 47, और सेक्शन 47 में बोला कि कुछ ट्रांसफर्स ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं। तो गिफ्ट इज अ ट्रांसफर बट एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। ट्रांसफर है बट एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, तो उस पर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। फंडा क्लियर है कि नहीं है? चलो लिखेंगे, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तीनों एग्जाम्पल हैं तुम्हारे आंखों के सामने। सेल मतलब तो सेल होता है, एक्सचेंज मतलब बार्टर होता है, और रेलिन्क्विशमेंट का मतलब क्या होता है? त्याग करना, सैक्रिफाइस करना, मतलब पैसा नहीं आ रहा है। तो रेलिन्क्विशमेंट के 2 एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ब्लू कलर में। पहला एग्जाम्पल क्या है? गिफ्ट देना, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? विरासत। आज अगर कोई व्यक्ति मरेगा तो उसकी सारी संपत्ति उसके वारिसों की होगी, तो ये भी तो त्याग है, रेलिन्क्विशमेंट है। बोला इट इज ऑल्सो ट्रांसफर, इट इज ऑल्सो ट्रांसफर बट एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। ट्रांसफर है पर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 47। आर यू ओके विद दिस? तो पहला पॉइंट क्लियर है, वेरी गुड। पढ़े यार नीचे, आदित्य तुम लोग सब अपना अपना पढ़ोगे, आदित्य खाली जोर से पढ़ेगा एक बार। पढ़। दे डू नॉट अट्रैक्ट, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टर्न द पेज। पहला एग्जांपल क्या है सर? गिफ्ट। दूसरा इनहेरिटेंस, मतलब मरने के बाद जो विरासत में जाता है ना लीगल पर, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तीसरे और भी एग्जांपल्स है, वो मैं आज नहीं, सेक्शन नंबर
47 में पढ़ाऊंगा, बाद में आएगा इस चैप्टर के लास्ट में आएगा, ठीक है, इस चैप्टर के एकदम लास्ट में आने वाला है वो, ठीक है। ऊपर आ जाए वापस। अब और एक जबरदस्त सीखेंगे एक एक करके। अब सेकंड नाम क्या लिखा है बोलो तो सर, ये क्या होता है? एक्सटिंग्विश। क्या तुमने वर्ड सुना है? हाँ सर सुना है, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर वो लटका हुआ है वहां पे। एक फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है? आग को बढ़ा देता है कि बुझा देता है? तो एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, खत्म कर देना। पढ़ो क्या लिखा है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, मतलब मेरे कुछ हक थे खत्म हो गए, तो ये तो नुकसान हुआ है ना, पर सरकार, ये तो नुकसान है, पर सरकार बोलती है ये भी ट्रांसफर है, ये भी ट्रांसफर है। अब ये वाला पॉइंट स्टूडेंट को समझ ही में नहीं आता कि क्या बोल दिया, एक्सटिंग्विशमेंट कैसे ट्रांसफर है। तो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा तो देखना मस्त क्लियर हो जाएगा। एक इस पे केस है वानिया सिल्क मिल्स का, ठीक है। पहले मैं कहानी बताऊंगा, फिर वो कहानी मैंने ना सरल भाषा में लिख के किताब में डाली, मैं तुमको ले जाकर दिखाऊंगा अभी, सुनना ध्यान से। पुरानी कहानी है 1957 की, 1957 की। 1957 में 2.5 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होगा सर। 1957 देश आज़ाद हुए 10 साल हुए हैं, 1947 में तो आज़ाद हुआ और 57 में तो असेट खरीदा। कितने का असेट? 2.5 लाख। सिल्क मिल है, कंपनी क्या है? सिल्क मिल। तो मिल कारखाना, तो उसमें जो मशीनरी खरीदी कितने की? 2.5 लाख की मशीन उस टाइम पे। उन्होंने उस जमाने में 1957 में अपने मशीनरी का इंश्योरेंस करा लिया था, और वो भी एक अलग तरह का इंश्योरेंस, एक अलग तरह का। नॉर्मली अगर 2.5 लाख की असेट है और आप इंश्योरेंस कराओगे और वो असेट जल के राख हो जाए तो आपको कितना मिलेगा? 2.5 लाख, जितना कॉस्ट है उतना। लेकिन एक अलग तरह का इंश्योरेंस होता है विच इज नोन एज इंश्योरेंस ऑन रीस्टेटमेंट बेसिस। इंश्योरेंस ऑन रीस्टेटमेंट बेसिस। यहाँ पे क्या होता है, असेट जब जल के राख हो जाएगा तो आपको असेट की जो कीमत है वो नहीं मिलेगी, उस असेट को रिप्लेस करने के लिए जो नया असेट लाओगे उसका जो भी मार्केट वैल्यू होगा वो मिलेगा। बाप रे बाप, मतलब 2.5 लाख का असेट है, कुछ साल बाद वो जल के राख हो गया और अब वो बाजार में खरीदने जाओ तो उसकी कीमत 6.5 लाख हो गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2.5 लाख नहीं देगी, कितना देगी? 6.5 लाख। कमाल का इंश्योरेंस है, कमाल का इंश्योरेंस है, ठीक है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस का प्रीमियम भी ज़्यादा होगा कि असेट जल के नष्ट हो गया है तो उसकी जो कीमत थी वो नहीं, बल्कि उसको रिप्लेस करने के लिए जो नया आएगा उतनी कीमत देंगे, तो 6.5 लाख देंगे। तो सर 4 लाख का मुनाफा हुआ है कि नहीं हुआ है ना? अब देखो कायदे से जरा सोचो, असेट जला था, बेचे थे कि जला था? वो प्लांट मशीनरी जल के राख, तो एक्सटिंग्विशमेंट हुआ था, ट्रांसफर तो नहीं हुआ था। हैव यू सोल्ड इट? नो सर, इट वॉज एक्सटिंग्विश्ड, जल के नष्ट हो गया है। ये इनकम टैक्स वाले बोले जल के नष्ट होना भी ट्रांसफर है और इस पर भी टैक्स लगेगा। तो वो जो उस ज़माने में इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि 4 लाख रुपया, बस उस ज़माने का 4 लाख मतलब तुम सोच लो कितना होगा। बोला इस पर हम लोग मुनाफा हुआ, इस पर कैपिटल गेन्स का टैक्स देंगे। तो ये वानिया वाले दौड़ के चले गए सुप्रीम कोर्ट में, मामला जाते तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वानिया वाले का साइड ले लिया। बोला हाँ हाँ ये तो गलत बात है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये तो ट्रांसफ़र है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये तो ट्रांसफ़र है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर तो टैक्स, कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा ही नहीं। और वानिया वाला केस जीत गया पार्टी। जब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है ना कि किसी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ जजमेंट दिया है, तो सरकार ने फिर क्या किया है, कानून को ही अमेंड कर दिया। तो अभी तो तुम जीत जाओ बेटा, वानिया जीत गया, चला गया, लेकिन दोबारा कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर पाएगा। इन्होंने जाके एक सेक्शन घुसेड़ दिया बीच में स्पेसिफिक चार्जेबिलिटी का। मैं पेज बोल रहा हूं 4.29। यार पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। बोला इंश्योरेंस क्लेम में जब पैसा आता है ना असेट के जलने पे, वो भी हम ट्रांसफर मानते हैं और उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। सेक्शन पढ़ो सर। तो ये पहले से था कि बाद में अमेंडमेंट करके डाला गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या उखाड़ लेगा? अब अगर मान लो अब आज के युग में वापस से वैसा कोई केस हो जाए तो कौन जीतेगा? इनकम टैक्स वाले। वो बोलेंगे सर 45 का 1 छोड़ दीजिए, नीचे देखिए क्या है 45 का 1A, तो हम वहाँ पे पकड़ के टैक्स दे लेंगे कि इंश्योरेंस क्लेम में मिलने वाला जो पैसा होता है वो भी कैपिटल गेन्स में अट्रैक्टेड है। एंड टैक्सेबल ऑन विच बेसिस बॉस?
जिस साल इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आएगा उस साल, जिस साल जल के राख हुआ उस साल नहीं। ये तो अच्छी बात है, पैसा आएगा तब टैक्स मांगो भाई, सही है। ये देखो तुम्हारे लिए वो कहानी लिख के डाली है मैंने। सर क्या ये केस हमसे एग्जाम में पूछेगा वो लोग? फाइनल में पूछेगा, इंटर में नहीं पूछेगा। फाइनल में क्या होता है ना, टैक्स के अंदर धन धनाधन धन केस लॉ पढ़ने पड़ते हैं और मज़ा भी आता है, किससे कहानियाँ बहुत हो जाते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये वानिया का पूरा केस है। यहाँ पे मोटा मोटा समझो क्या हुआ, इधर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट जो है वो टैक्सेबल नहीं है, तो वानिया वाले केस जीत गए और इनकम टैक्स हार गया। फिर इनकम टैक्स ने बोला अब बताएंगे आगे फ्यूचर में, अमेंडमेंट किया, 45 का 1A डाल दिया। अब फ्यूचर में अगर असेट जल वल के राख होगा तो वो टैक्सेबल है अंडर 45 का 1A। क्लियर है? तो इट्स अ नाइस एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ असेट, कि एक्सटिंग्विशमेंट भी ट्रांसफर होता है। सीन क्लियर है? बैक टू द बिगिनिंग पे आ जाओ वापस। देखो डन है। थर्ड क्या लिखा है बोलो? ये तो मैं बता के आ चुका हूं, सरकार आपसे कंपल्सरी एक्वायर कर सकती है, उसका भी एक अलग चार्जेबिलिटी है ना, 45 का 5। ओके 4 नंबर, ये हम लोग अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, ये अभी शॉर्ट में तुरंत समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ये भी मैं आगे ले जाके दिखा सकता था। क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। जो कल तक कैपिटल एसेट था अब हम वो लोग बेचना चाहते हैं और हमने अब उसको स्टॉक में इंक्लूड कर दिया। इसका कोई एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। एक ज्वेलर है, ज्वेलरी वाला, त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी, TVZ नाम सुना होगा, ठीक है ना, ज्वेलरी कंपनी है ना। तो सोचो उस ज्वेलरी के दुकान का जो मालिक है, मैं एक बार मन से बोला, पता नहीं वो जिंदा है कि गए ऊपर, आई डोंट नो, लेट्स से हिज नेम इज त्रिभुवन दास, ठीक है, ही इज द ओनर। उनके घर में भी तो ज्वेलरी पड़ा होगा, तो घर में जो उनके ज्वेलरी पड़ा होगा वो क्या होगा? कैपिटल एसेट। और दुकान में जो ज्वेलरी पड़ा होगा वो क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड। अब घर में जो ज्वेलरी पड़ा है वो उनकी पत्नी ने बोला कि भाई अब ये नहीं रखेंगे, नया लाएंगे, तो उन्होंने वो ज्वेलरी लाके दुकान में साफ वाफ करके क्लीन करके बेचने के लिए लगा दिया। तो क्या किया? कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो बोला इसको भी हम ट्रांसफर मानते हैं और इस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, इसका एमओ क्या होगा वो मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। यहां पर दो टैक्स लगता है, दो अलग अलग तरीके से, लिख लो। इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगता है और पीजीबीपी भी लगता है, पर डबल टैक्सेशन नहीं है, वो अलग अलग अमाउंट पे होता है, ठीक है। तुमको अगर ये चिंता है कि सर दो टैक्स लेगा, नहीं, दो नहीं ले रहा है, वो अलग है, ठीक है। ये मैं डिटेल में नहीं बता सकता, हल्का सा तुमको अभी बता सकता हूँ। मान लो वो ज्वेलरी जो घर में पड़ा है वो खरीदा गया था 1 लाख रुपए में, ठीक है। जिस दिन उसको दुकान में उन्होंने साफ करके बेचने के लिए लगाया, मतलब कन्वर्ट किया, उस दिन उस ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू चल रही थी 5 लाख रुपए, ठीक है, ओके। एंड फाइनली जब वो दुकान से बेचा गया, इट वॉज सोल्ड फॉर 7 लाख रुपीज। तो 1 लाख का माल अल्टीमेटली कितने में बिका है? 7 लाख में। जिस दिन आपने दुकान में लगाया उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी? 5 लाख। तो 1 लाख से लेके 5 लाख कितने का फर्क है? 4 लाख। 4 लाख पे कैपिटल गेन्स, ठीक है। अब 5 लाख मार्केट वैल्यू, बेचा आपने कितने पे? 7 लाख। स्टॉक को बेचने पे पीजीबीपी होता है, तो 5 का माल 7 पे बेचेंगे तो 2 लाख पे क्या है? पीजीबीपी।
तो डबल टैक्सेशन नहीं है, मतलब 1 लाख का माल 7 लाख में इवेंचुअली बिका तो मुनाफा तो 6 लाख का है, तो 4 लाख पे कैपिटल गेंस और 2 लाख पे पीजीबीपी। इस तरह से होता है। ये मैंने बहुत हल्के में बताया है, एक दिन इसका भी पूरा डाइसेक्शन करेंगे अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। तो इवन कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इज रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर। एक डायग्राम अभी तुम लोग फोटो लिया था, सोचो सर, ये दोनों डब्बे क्या हैं, ये येलो वाला और ये रेड वाला, ये दोनों डब्बे क्या हैं, कैपिटल एसेट। इनको जब भी आप बेचने के लिए लगा दोगे दुकान में, मतलब स्टॉक में कन्वर्ट कर दोगे, उस दिन कन्वर्जन को क्या माना जाएगा, ट्रांसफर, और कैपिटल गेन्स टैक्स अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट भी करते हो तो वो कैपिटल गेन्स माना जाता है। इसमें तुमको दुख नहीं होना चाहिए। कोई स्टूडेंट अब दुखी हो गया एकदम दिल से कि सर ये गलत बात है, कन्वर्ट ही तो किए। अरे ये अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। सोच के देख, क्या तो तुम वो 6 लाख रुपया जो निकाला उस पर पूरा पीजीबीपी मानता, क्या तुमने उसके बदले उसको 4 लाख कैपिटल गेन और 2 लाख पीजीबी माना? ये अच्छा है कि नहीं है? क्यों अच्छा है? हाँ, कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कम होता है। कैपिटल गेन पे टैक्स रेट 20% होता है और पीजीबी पे टैक्स रेट 30% होता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे फेवर में है ना, तो दुखी क्यों हो रहे हो? बी हैप्पी। अगर सरकार ऐसा बोल रही है कि कैपिटल एसेट को जब आप स्टॉक में तब्दील करोगे तो उस कन्वर्जन को ही हम कैपिटल ट्रांसफर मानेंगे, कैपिटल गेन्स लगेगा, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उस पर फिर टैक्स रेट कम लगेगा और इवेंचुअली जब बेचोगे तो जो डिफरेंस है वो पीजीबी में जाएगा। आर यू ओके और नॉट? ठीक है। 5 नंबर याद है, मैंने तुम लोग को पीजीबी पढ़ाने के दौरान एक नाम सिखाया था, जीरो कूपन बॉन्ड। उस दिन बहुत बोला था, आज वापस से रिवाइज होगा। टर्न द पेज। ये यार देखो, मार्क किया हुआ है क्या तुम लोग का भी? मेरा मार्क किया हुआ है, मतलब तुमको मार्क कराया हूँ, मतलब ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं सर? अरे वेरी सिंपल, फिर से याद दिला देते हैं। जीरो कूपन मतलब इंटरेस्ट, बॉन्ड मतलब डिवेंचर। एक ऐसा डिवेंचर जिसमें 0% इंटरेस्ट है, तो सर फिर आदमी लेगा ही क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आपको फायदा दूसरे तरीके से होता है। इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये होती है, जब आप खरीदते हो तो ये हैवी डिस्काउंट पे होता है। खरीदते हो 100 रुपया नहीं देना पड़ता, कितना देना पड़ता है? 70 रुपया लेट से। और जब ये 5 साल बाद रिडीम होगा तो आपको कितना मिलेगा? 100 रुपया। तो आपको 30 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं? तो आपको इंटरेस्ट का फायदा नहीं हुआ, पर डिस्काउंट का तो फायदा हुआ ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भले ही 0 है, पर डिस्काउंट का तो लंबा चौड़ा फायदा हुआ 5 साल में 30 रुपये का। तो ये जो मुनाफा आपको हुआ है ये IFOS इनकम में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन्स टैक्स में, ठीक है। इज इट गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? सर बैड न्यूज़ नहीं है, ये गुड न्यूज़ है। अगर ये 30 रुपया जो आपको बचत हुई, 100 माइनस 70 रुपया, अगर ये हम IFOS में जाते तो कितना % टैक्स लगता? 30%। और अगर इसको आप कैपिटल गेन बोल रहे हो तो 5 साल तो लॉन्ग टर्म हो गया, इस पर टैक्स कितना लगेगा? 20%। तो दुखी क्यों? खुश हो जाओ कि वो कैपिटल गेन्स है। मैं तो बोलता हूँ कि मेरी कोचिंग की जितनी भी फीस की इनकम आ रही, सरकार एक अमेंडमेंट करके डाल दे कि कल से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा, तो हैप्पी है। फिर इनकम टैक्स 30 के बदले कितना देना पड़ेगा? 20% ना। तो अगर कोई इनकम कैपिटल गेन्स में जा रहा है तो इट्स नेवर अ बैड न्यूज़, इट्स ऑलवेज अ गुड न्यूज़। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अच्छा, ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू कौन करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इशू करती है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का ना शुरू में 5-10 साल तक बहुत इन्वेस्टमेंट होता है और कोई इनकम आता ही नहीं है, प्रोडक्शन चालू ही नहीं होता है, तो वो ब्याज भी नहीं दे सकते, तो इससे सस्ता में इशू कर देते और बाद में पार पे रिडीम कर देते, तो मुनाफा हो जाता है आपको। जीरो कूपन बॉन्ड समझने के लिए मैंने टीचर्स नोट डाला था, सिंपल एक्सप्लेनेशन। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? डिवेंचर जैसा है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, बल्कि जब आपको इशू करते हैं तो डीप डिस्काउंट पे होता है। जीरो कूपन बॉन्ड को ही डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोला जाता है, क्योंकि शुरू में बहुत भयंकर डिस्काउंट पे देते हैं, फिर बाद में पार पे रिडीम कर देते हैं। एग्जाम्पल, 70 रुपये पे आपको दे दिया था इन्होंने और बाद में रिडीम 100 रुपये पे कर दिया, तो आपको मुनाफा कितना हुआ? 30 रुपये। ये 30 रुपये मुनाफा कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन्स। फिर मैंने ये कंपैरिजन करके दिखाया था, जीरो कूपन बॉन्ड वर्सेस नॉर्मल डिबेंचर। नॉर्मल डिबेंचर को देखो जरा इधर, नॉर्मल डिबेंचर है 100 रुपये का, 10% इंटरेस्ट है, तो 5 साल तक 10-10 रुपये ब्याज मिलेगा और रिडीम होगा प्रीमियम पे 5 रुपये का, तो 105 मिलेगा। तो आपको टोटल मुनाफा कितना हो रहा है? 55 रुपया। 50 रुपये का इंटरेस्ट और 5 रुपये का प्रीमियम। 50 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो किस हेड में जाएगा? IFOS। और 5 रुपये का जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो किस हेड में जाएगा? कैपिटल गेन्स। जबकि जीरो कूपन बॉन्ड में पूरा का पूरा 30 रुपया कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन्स।
तो जीरो कूपन बॉन्ड जब मच्योर हो जाता है रिडेम्पशन के लिए, उसको भी हम ट्रांसफर मानते हैं। क्या मानते हैं? ट्रांसफर। अगर जीरो कूपन बॉन्ड रिडीम होने का टाइम आ गया, 5 साल बीत गया, मच्योर हो गया, तो दैट इवेंट, द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। लिखो नेक्स्ट पेज। इतना जो पहले पढ़ाया है वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। 6 नंबर, ये दोनों मैं एचपी में पढ़ा चुका हूं, पर फिर वापस से आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, सुनना मेरी बात को, छोड़ दो उसको, किताब को, मेरी बात को सुनना। एकदम सरल भाषा में बताऊंगा। सी, एक चीज है कि आई विल टीच यू सिंपल लैंग्वेज ऑल्सो, आई विल टीच यू हार्ड लैंग्वेज ऑल्सो, सो दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग बोथ। पर पहले सिंपल फिर हार्ड लैंग्वेज। पहले सिंपल सुनो। हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, तो मैं बायर हूं, कोई सेलर है। मैंने प्रॉपर्टी खरीद लिया, उसने मेरे को प्रॉपर्टी का ताला चाबी सब दे दिया, मैं रह रहा हूं, मैंने उसको पैसा भी दे दिया, पर सरकारी डिपार्टमेंट में ना रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है। रजिस्ट्रेशन मतलब प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो उसके नाम से मेरे नाम पे शिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है हिंदुस्तान में कि ट्रांजैक्शन मोटा मोटी खत्म हो चुका है पर अभी तक रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, एंड इट विल टेक सेवरल मंथ्स और इवन सेवरल ईयर्स। ये झमेला है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या हम लोग ट्रांसफर हो गया कि रजिस्ट्री के दिन ट्रांसफर होगा? आज ही हो गया ट्रांसफर, रजिस्ट्री तक वेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो फॉर्मेलिटी है। आपने पैसा दे दिया, उनने आपको घर दे दिया, आप रह रहे हो मस्त, ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन सब्ट्रैक्टेड, वी विल नॉट वेट फॉर रजिस्ट्री। ठीक है, इसके ऊपर सेक्शन नंबर 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो बोलता है कि अगर इस तरह के हालात हैं कि बायर सेलर दोनों का सब कुछ हो चुका, खाली रजिस्ट्री पेंडिंग है, तो भी हम लोग मानेंगे कि सेल कंप्लीटेड एंड बायर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और याद है हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 27 होता है डीम्ड ओनर, तो सच अ बायर इज द डीम्ड ओनर ऑल्दो रजिस्ट्रेशन इज स्टिल पेंडिंग, बट द बायर इज द डीम्ड ओनर। अब सोचो जरा, तुम जरा सोचो, मैंने पैसा दे दिया और सेलर ने मेरे को घर का चाबी दे दिया, रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है, रजिस्ट्रेशन सपोज 4 साल लगेगा। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले सेलर के पास आके बोले बेटा सेलर कैपिटल गेन्स टैक्स दो, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचा है ना, प्रॉपर्टी बेचा है, ट्रांसफर कैपिटल से टैक्स दो। तो सेलर बोलता है ट्रांसफर कहाँ हुआ, अभी तो रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। तो बहाना बनाएगा ना वो कि ट्रांसफर तो हुआ नहीं, अभी मेरे नाम पे है, मैं अभी नहीं दूंगा, 4 साल बाद टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट को समाई है क्या? समाई मतलब पेशेंस है क्या गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को पेशेंस नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा ना बेवकूफ मत बनाओ, ठीक है ना, यू गॉट दैट। ठीक है, बेवकूफ मत बनाओ, पैसा तुमको मिल गया, बेच लिए तुम घर, सब कुछ हो गया, खाली हमारा एक फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, वो होने तो पेंडिंग। ट्रांसफर इज कंप्लीट, यू पे टैक्स नाउ, रजिस्ट्री होता रहेगा। ठीक है, तो ये जरा टीचर्स नोट पढ़ना। तो 6 नंबर का ऐसे एरो कनेक्ट कर दो। तो मतलब सब हो चुका, उसने घर दे दिया, पैसा ले लिया, सब हो गया, खाली झूठ मूठ का एक रजिस्ट्री पेंडिंग है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इवन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, टोपा एक्ट बोलता था, मैं याद है इसको, टोपा एक्ट। टोपा एक्ट बोलता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम ओनर हो गए, मिल गया ना घर, पैसा दे दिया ना, ओनर हो गया, रजिस्ट्री पेंडिंग है, पेंडिंग रहने दो। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हाँ वही है, सेक्शन 27 में भी उन्होंने यही भाषा बोली थी, यहाँ पे भी यही भाषा बोली है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है? एक बार अगर तुम चाहो तो मैं तुमको एचपी का वो पेज बता सकता हूँ, यू कैन गो एंड चेक ऑल्सो, वहाँ पे भी मार्क तो कराया ही होगा मैंने। यस प्लीज कम टू 2.47, कमाल है, पेज नंबर भी एकदम सेक्शन से मैच कर रहा है। 2.47 पहुंचा गया? 2.47 नंबर पेज पर चौथा पॉइंट पढ़ो तो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां टीचर्स नोट दिख रहा है क्या? 2.47, तुम कौन से पेज पे चला गया? 2.47
वहां 4 नंबर पॉइंट दिख रहा है अपने को, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक डिब्बा डाला हुआ है ना टोपा एक्ट का, वही तो है ये। तो सेक्शन 27 में भी यही बात थी और सेक्शन 2 का 47 में भी, कैपिटल गेन्स में भी यही बात पढ़ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? तो अगर प्रॉपर्टी का बेचा बाची हो गया है तो सेलर चुपचाप इसी साल कैपिटल गेन्स दे देगा, नौटंकी नहीं झाड़ेगा कि रजिस्ट्री का वेट करूंगा। अब देखो ये तो था सरल, सर बात तो बहुत ही सीधा है, एकदम सच्चा बात है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, लॉजिकल है, पर भाषा देखो अब तोते उड़ जाएंगे। रीड पॉइंट नंबर 6, अपना अपना पढ़ो पॉइंट नंबर 6। आहा क्या सुंदर भाषा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बुक की लैंग्वेज जो कानून में लिखी होती है ऑब्वियसली वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। कहानी सिंपल था बट लैंग्वेज पढ़ के पल्ले नहीं पढ़। अब तो पल्ले पढ़ा है ना कि टोपा एक्ट की सेक्शन 53 में क्या बोला है कि सब हो गया भाई, लेवा बेची हो गया, खाली रजिस्ट्री पेंडिंग है, तो होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, द ट्रांसफर इज कंप्लीट इन दैट ईयर इटसेल्फ, टैक्स देना पड़ेगा। और सच ही तो है, डन है कि नहीं? अच्छा 7 नंबर भी ना मैं HP में पढ़ाया हूं, यू गो टू पेज 2.46, मैं फिर याद दिला दूंगा, डोंट वरी। पेज नंबर 2.46, ठीक है। पेज 2.46 में एकदम नीचे देखो, एकदम नीचे 3 नंबर पढ़ो, 3 नंबर क्या लिखा है? मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। सुनो, आजकल इस तरह का फंडा होता है ना कि हम लोग जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे नहीं होता, बल्कि जो बिल्डर होता है वो क्या करता है, सारे फ्लैट का ओनरशिप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के नाम पे कर देता है, और जब आप खरीदने जाओगे तो आपको उस कोऑपरेटिव या कंपनी का शेयर्स दे देगा। तो यू एक्चुअली गेट इन योर हैंड शेयर्स ऑफ द कंपनी और कोऑपरेटिव, बट वो शेयर से ही आपको फ्लैट मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली फ्लैट आपके नाम पे नहीं हुआ है, फ्लैट तो कोऑपरेटिव या कंपनी के नाम पे, आपके नाम पे क्या हुआ है? शेयर्स। इससे सर फायदा क्या होता है? सर जोरदार फायदा होता है। जिस दिन भी मैं वो घर बेचूंगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, जिस दिन भी मैं वो घर बेचूंगा तो ओनरशिप मेरे नाम पे कि कंपनी के नाम पे? कंपनी के नाम पे या कोऑपरेटिव के नाम पे? तो मैं जब बेचूंगा वो घर, तो मैं घर नहीं बेच के शेयर्स बेच दूंगा। मेरे पास शेयर्स आए थे तो मैं वो शेयर सामने वाले को बेच दूंगा, जैसे मैं शेयर्स दूंगा अब घर वो एंजॉय करेगा, करेक्ट। शेयर्स के बेचने पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, और घर को अगर मेरे नाम से उसके नाम पे शिफ्ट करें तो स्टेट गवर्नमेंट वाले कूद के आ जाते हैं, बोलते हैं निकालो 8% स्टैम्प ड्यूटी। यू जस्ट इमेजिन कितना चुभता होगा यार, तुम एक घर खरीदने जाओ, ठीक है, ये लोग तुम्हारी हालत खराब कर दी है, गवर्नमेंट पीछे पड़ गई हम लोग के कि तुम गरीब हो, गरीब मरोगे, ठीक है, तुमको कभी पैसे वाला बनने नहीं देंगे। तुम आज एक फ्लैट का बुकिंग करने जाओ किसी भी बड़े टावर में, वो लोग उस पर GST जोड़ देगा। अब दिमाग तो खराब होना ही है। बोलता है कि जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको गुड्स मानेंगे। बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, क्या बिल्डिंग को गुड्स मानना चाहिए? नहीं ना। इन्होंने बोला जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो गुड्स मानेंगे ताकि हम GST ले पाए, इसको बोलते हैं डीम्ड। तो GST, तो GST ऐड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया ऐसे कटोरा लेके GST दे दे बाबा, इधर वो स्टेट गवर्नमेंट आएगा कि लाओ 8% स्टैम्प ड्यूटी, तो कुछ तो कहीं तो रियायत हो। अब इनकम टैक्स वाले ने अपने आप को तो बचा लिया बिकॉज तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट रोता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इन्होंने फंडा निकाल दिया सिंपल कि अगर आप कंपनी या कोऑपरेटिव का शेयर्स खरीद रहे हो जिससे आपको अल्टीमेटली प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो आप जब शेयर बेचोगे तो उस पर 8% स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी नहीं मिलेगा, तो आपको बचाना पैसा। लेकिन कायदे से देखा जाए तो आपने शेयर बेचा है कि फ्लैट बेचा है? फ्लैट बेचा है। द इफेक्ट ऑफ सेलिंग दो शेयर्स वर अल्टीमेटली द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और कैपिटल गेन्स टैक्स तो लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी भले बचा लोगे, कैपिटल गेन्स नहीं बचेगा। 7 नंबर पढ़ो यहां से। एनी ट्रांजैक्शन whether by way of becoming a member of or acquiring the shares of a cooperative or a company etc., which has the effect of transferring any, underline,
इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कंपनी कोऑपरेटिव के शेयर्स जो ये वाले बेचोगे, इसका मकसद तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना ही था। आजकल यही होता है, कोई भी फ्लैट खरीदने जाओ, ठीक है, तो वो बिल्डर जो है कंपनी कोऑपरेटिव बना रखा है और आपको उसमें शेयर्स दे देगा, तो आप अल्टीमेटली फ्लैट के ओनर बन गए। तो शेयर बेचोगे तो फ्लैट बेचने के बराबर ही तो हुआ वो। स्टैम्प ड्यूटी भले ही नहीं लगे, कैपिटल गेन्स टैक्स तो लगेगा। डन है। अभी मैंने क्या पढ़ाया, सेक्शन नंबर 2 का 47, द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। एक बार याद कर लो, हरा रंग। नंबर 1 सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट। दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट। तीसरा कंपल्सरी एक्विजिशन। चौथा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पांचवा रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। 6 नंबर सेक्शन 53A ऑफ द टोपा एक्ट। 7 नंबर परचेजिंग और सेलिंग द शेयर्स ऑफ company or cooperative, which has the ultimate effect of transferring the immovable property. So all these cases are referred to as transfer. Scene clear है ना? Done है? Turn the page. अब हम कौन सा डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं सर? कैपिटल असेट। अच्छा, इसमें वो जो कॉपी में एक डायग्राम बनाया था ना, बड़ा काम आएगा वो तुमको इमेजिन करने में, है ना? तुम बड़ी बड़ी बातें मत सोचो, ठीक है? बड़ी बड़ी बातें बाद में, पहले तुम मोटा ज्ञान समझो, मतलब एकदम, मतलब बेसिक, फंडामेंटल, सिंपल भाषा में, ठीक है? मेरे पास जो पर्सनल असेट्स है वो कैपिटल असेट है? हाँ सर है। मेरे पास बिजनेस में जो फिक्स्ड एसेट्स है वो कैपिटल असेट है? हाँ सर। मेरे पास बिजनेस में जो स्टॉक इन ट्रेड है वो कैपिटल असेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा तो क्या लगेगा? पीजीबीपी। फिक्स्ड एसेट बेचूंगा तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन। पर्सनल एसेट बेचूंगा तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन। क्लियर है ज्ञान? अब मैं कैपिटल एसेट पढ़ाने जा रहा हूं टेक्निकली, सेक्शन नंबर 2 का 14 दिख रहा है? यू डोंट लर्न द सेक्शन नंबर बट आई विल से द सेक्शन नंबर, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, पूरा समझ में आएगा, बवाल एकदम ये, ठीक है? डन है ये? यहां पर सर दो ही मेन चीजें याद रखनी है, दो ही मेन चीजें याद रखनी है। लुक एट दिस डायग्राम, दिख रहा है? पहले मैं हल्का सा यहां से बताऊंगा, फिर मैं कॉमन सेंस वाइज से जाके तुमको बताऊंगा, कहानी की तरह याद हो जाएगा। बात करें सर कैपिटल एसेट का जो डेफिनेशन है ना, थोड़ा घुमा के, थोड़ा उल्टा तरीका से, इनडायरेक्ट है। जैसे सपोज मान लो कि एक छोटा बच्चा एकदम 2 साल टाइप्स तुम्हारे पास आया और पूछा कि ये लड़का क्या होता है, मतलब जेंडर के बारे में पूछ रहा है कि बॉय क्या होता है या गर्ल क्या होता है। तो तुमसे वो पूछा बॉय क्या होता है, अब तुम बोले जो गर्ल नहीं है। तो तुमसे वो पलट के पूछा तो ये गर्ल क्या होता है, तो बोला जो बॉय नहीं है, ठीक है? ये जो तुमने डेफिनेशन मारा ना घुमा के, हालांकि ये डेफिनेशन सही नहीं है, बिकॉज कुछ जेंडर न्यूट्रल भी तो होते हैं ना बॉय ना गर्ल। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हुआ क्या कि ये इनडायरेक्ट जो तुमने घुमा के बोला ना, ऐसा ही है। इनसे पूछो कैपिटल एसेट क्या है, तो इन्होंने बोला ये 4 तो नहीं है, तो इसको छोड़ के जो है सब कैपिटल एसेट। अब ये 4 तो कैपिटल एसेट नहीं है, ऊपर नाम पढ़ो, कैपिटल एसेट है कि नॉट कैपिटल एसेट है। और याद करने के लिए एक शब्द लिखा है मैंने, स्पैन, SPAN, एस से स्टॉक इन ट्रेड, तो वो तो कैपिटल एसेट नहीं, वो तो अपने जानते हैं। P से पर्सनल इफेक्ट्स, और A से एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, N से नोटिफाइड बॉन्ड्स। तो उन्होंने बोला कि ये कैपिटल एसेट नहीं है। मैं अब तुमसे एकदम सरल भाषा में बात करता हूँ, तुम लोग अब मत करना, अब तुम लोग कुछ काटाकुटी मत कर देना, ठीक है? देखो यार, हम लोग आम आदमी है, मिडिल क्लास टाइप, हमारे लिए ये सब तो होता ही नहीं है। मेरे पास कोई नोटिफाइड बॉन्ड वगैरह वो सब है भी नहीं, वो उस ज़माने में लोग कभी इशू किए थे, मतलब पापा लोग के टाइम पे जो बंद हो गया है, तो वो सब बॉन्ड्स तो मेरे पास है भी नहीं, तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल इंडिया, अरे आई डोंट हैव एनी लैंड, वेदर एग्रीकल्चर नॉट एग्रीकल्चर, रूरल और नॉट रूरल, तो मेरे पास कोई खेत वेत भी नहीं है, तो इसकी तो बात ही मत करो, तुम लोग काटना मत, ये अपने को पढ़ना है, याद रखना है। मैं आम आदमी हूँ, मिडिल क्लास, मेरे लिए यही दो है मेन,
कि इन दोनों को ये लोग नहीं मानते, ठीक है। स्टॉक को ये लोग नहीं मानते, मुझे समझ में आता है, क्योंकि स्टॉक बेचने पे कौन सी इनकम होती है? वो लिख लो, पीजीबी इनकम लिख लो। ठीक है, स्टॉक को ये लोग कैपिटल एसेट नहीं मानते, वो मुझे समझ में आता है कि स्टॉक अगर मैं बेचूंगा तो कौन सा इनकम होगा? पीजीबी इनकम, ठीक है। लेकिन सर अब इनके दिमाग में ना खुराफात आ गया, इन लोगों के दिमाग में खुराफात आ गया। ये लोग अच्छे लोग नहीं है सरकार। फिक्स एसेट्स का तो सर ओके है, फिक्स एसेट में जो डिप्रिशिएबल वाला है उसको बेचने पे कैपिटल गेन से सेक्शन 50, नॉन डिप्रिशिएबल बेचने पे कैपिटल गेन से सेक्शन 48। अब आपने सिर्फ और सिर्फ लाल डब्बे का बात करने वाले हैं। किसकी बात होगी? लाल डब्बे का। बहुत ही चमत्कारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, एकदम लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। पर्सनल एसेट्स, कायदे से पर्सनल एसेट्स तो बेचने के लिए कभी होते ही नहीं है, खुद के लिए होते हैं। तो ये बेचने पे जो भी नफा नुकसान होगा कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन्स। सही है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है। अब सर समझो आप, पर्सनल एसेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। पर्सनल एसेट में क्या क्या आता है? जो कपड़े में पहना हुआ हूं, ये पर्सनल एसेट, इसको पर्सनल इफेक्ट बोलते हैं। पर्सनल इफेक्ट वर्ड का मतलब होता है जो चीज हम बॉडी पे धारण करते हैं, घड़ी, बेल्ट, एंटायर गारमेंट्स, शूज, स्नीकर्स, ये सब तो बॉडी पे धारण करते हो ना, इनको क्या बोलते हैं? पर्सनल इफेक्ट्स, ठीक है। क्लोथ्स, मेरे घर में पड़ा हुआ टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, मेरी कार जो मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता हूं, ठीक है। ये बाद में फोटो करवा देंगे, डोंट वरी, ये लिखा हुआ भी है, नहीं फोटो लोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सब मेरा पर्सनल एसेट्स में आएगा, तो मेरा क्लोथ्स, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, पर्सनल कार। लेकिन सर मेरे पास कुछ पर्सनल महंगे वाले एसेट्स भी हैं। ज्वेलरी, ज्वेलरी का 2 स्पेलिंग चलता है, तो ये स्पेलिंग भी सही है, ठीक है। कल को कोई स्टूडेंट सोचेगा मेरे को इंग्लिश नहीं आता, ये स्पेलिंग चलता है, ठीक है। ज्वेलरी भी पर्सनल इफेक्ट है, ज्वेलरी बॉडी पे धारण करते हैं ना, ठीक है। आर्ट वर्क, आर्ट वर्क का मतलब क्या होता है? घर में कोई महंगी पेंटिंग है, महंगा स्कल्पटर है, ठीक है। अगेन पैसे वालों की शौक होते हैं, मिडिल क्लास घरों में नहीं होते, ठीक है। आई विल नेवर पे 1 करोड़ रुपीज फॉर अ पेंटिंग, ठीक है। वी आर नॉट फ्रॉम दैट ब्रीड, ओके। वो जो पैसे वाले होते हैं ना, उनके होता है ये सब, सोचता है कि पेंटिंग अच्छी लग रही है, क्या थॉट है आर्टिस्ट की। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट एट ऑल, ठीक है। फ्री में दोगे तो आई एम इंटरेस्टेड, मतलब पैसा दे के आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जो महंगे महंगे आर्ट वर्क्स होते हैं ना, पेंटिंग, स्कल्पटर, फलाना ढिमका, गवर्नमेंट इतना स्मार्ट है, गवर्नमेंट ने बोला, ध्यान से बोला, इसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला? ये वाले को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, और नीचे वाला तो पर्सनल एसेट है, इसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। मतलब नीचे वाले को अगर आपने बेचा तो कैपिटल गेन्स होगा। सेक्शन कौन सा? 48। ऊपर वाले को अगर आपने बेचा तो इनकम टैक्स बोला हमको उससे मतलब नहीं है, नफा नुकसान अपना जानो, ठीक है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम उसका कुछ करने वाले नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो तुम एंजॉय कर लेना, लॉस हुआ तो तुम भोग लेना, पर वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं, कितनी चाल है इनकी, छुपी हुई जो चाल है मैं बताता हूं। बॉस गौर से सोचो, तुम्हारे कपड़े जब तुम बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अरे क्या प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। अगर ये लोग बोल देते ना कि कैपिटल एसेट है तो वहां लॉस दिखते, और लॉस दिखते तो फिर सेट ऑफ क्लेम करते ना उसका। इन्होंने बोला ना ना प्रॉफिट भी रख लो, अरे प्रॉफिट होगा नहीं ना भाई,
ये सब वो सामान है जिनको बेचने पे कभी प्रॉफिट, जस्ट इमेजिन, टीवी घर का लाके बेचो, फर्नीचर बेचो, गाड़ी बेचो, कभी मुनाफा नहीं होगा, ऑलवेज सोल्ड एट अ लॉस। ये सब प्रॉफिट में बिकने वाला आइटम है क्या? ये सब लॉस में बिकने वाला आइटम है। इसको बल्कि लेना चाहिए था कैपिटल एसेट में, कि मेरा नुकसान हो गया तो मैं दिखाऊंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और मैं दूसरे गेन से सेट ऑफ कर लूंगा। इन्होंने बोला नहीं नहीं, इस पे तो प्रॉफिट होता है, हम तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, जाओ प्रॉफिट रख लो अपने पास घर में। और जिसको बेचने में असली में प्रॉफिट होता है वो कौन सा है? ज्वेलरी ऑलवेज सोल्ड एट अ प्रॉफिट। वाई सर? घर में जो ज्वेलरी था कब खरीदे थे दादाजी के दादाजी, आज उसका बाजार में भाव कुछ और ही हो गया है। ठीक है, तुम लोग के घर में दिवाली में पूजा होती होगी ना, तो पूजा में दिवाली में याद है ना, वो चांदी के सिक्के वगैरह सारे रखे जाते हैं। कभी मन क्या होगा एक ठो उठा के रख लेते हैं, पापा को क्या पता चलेगा, है ना। वो एक सिक्का, कि उस एक सिक्के पे तुम देखना, मतलब एक तो गणेश लक्ष्मी जी का सिक्का आता है आजकल जो बिक रहा है नॉर्मल, वो नहीं, तुम्हारे घर में जो सिक्का होता है वो तो पूरा एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना। तो ओरिजिनल सिक्का होगा जिसमें विक्टोरिया बनी हुई होगी वो, हाँ क्वीन विक्टोरिया 1975, हाँ 1800 समथिंग, क्वीन विक्टोरिया ये सब बनी हुई होगी, और उस पर पलट के देखना लिखा रहेगा 1 रुपी कॉइन, मतलब वो उस जमाने में 1 रुपया का सिक्का की तरह करेंसी में चलता था। आज वो बेचने जाओगे उसका दाम 3000 रुपया हो चुका है, मिलता नहीं है। क्वीन विक्टोरिया वाला वो जो सिक्का अगर घर में पड़ा होगा किस दिन उठा लेना और ट्राई करना बाजार में जाके, ये मत बोला मैंने सिखाया। उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, वो मिलता नहीं है, वो 3000, 4000, 5000 कुछ भी हो सकता है, विंटेज वैल्यू इतना महंगा। ठीक है, ये हमेशा प्रॉफिट भी बिकता है ज्वेलरी, बिकॉज गोल्ड सिल्वर के रेट ऊपर भाग जाते हैं, आर्ट वर्क के दाम बढ़ते हैं। अब मिडिल क्लास वाले ये बात फील नहीं करते, ठीक है, पर आर्ट वर्क वगैरह वो चीज होती है ना जो संजोने का असर है, मतलब जमा करने का, इनकी भी टाइम टू टाइम कीमत बढ़ेगी। मोनालिसा वाला वो जो पेंटिंग तुमने यही देखा होगा, मैंने भी वही बस गूगल में देखा है, तो वो पेंटिंग का कीमत धीरे धीरे कम होगा कि बढ़ेगा? सर बढ़ेगा, विंटेज वैल्यू, तो इनमें मुनाफा होता है। तो इसमें बोला ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है, पर ये कैपिटल एसेट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, विंटेज कार को वो हटा दिया, उतना उन्होंने नहीं लिया, छोड़ दिया। विंटेज कार वैसे भी ना मैं बता देता हूँ बहुत ही कम किसी के पास होगा, ठीक है। विंटेज कार मतलब जल्दी से सेल होता नहीं, उसका उतना बड़ा मार्केट भी नहीं है। विंटेज कार जिनके पास भी होता है वो ऑलरेडी पैसे में डूबे हुए होते हैं, ठीक है, और वो शौक से उसको पाल रहे हैं कि पता 75 साल पुरानी गाड़ी फिर भी कैसे ना कैसे देखो चल रही है, टॉय ट्रेन है, पीछे खींचे छोड़ने चल रहा है, होता है ना वो, तो वो हटा दो। पीला टैक्सी पीला टैक्सी विंटेज कार नहीं है, ठीक है। इधर आ जाओ, तो इनका कितना स्मार्ट फंडा है कि पर्सनल एसेट में वो एसेट जिस पे नुकसान होगा उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे नहीं, तो नुकसान होगा झेलो अपना, ठीक है। पर जो कीमती पर्सनल एसेट है उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे, क्योंकि उसको बेचने में क्या होता है? प्रॉफिट। अब देखो जरा, देखो इधर इन्होंने क्या लिखा, नॉट कैपिटल एसेट, पर्सनल इफेक्ट, मतलब पर्सनल एसेट्स। पर्सनल एसेट देखो, पर्सनल इफेक्ट का टेक्निकल मतलब होता है जो बॉडी पे धारण होता है, पर ऑब्वियसली टीवी या फ्रिज तो बॉडी पे धारण नहीं होता ना, पर वो भी पर्सनल इफेक्ट में काउंट होता है, ठीक है। तो पर्सनल इफेक्ट में उन्होंने बोला कैपिटल एसेट नहीं है, एक्सेप्ट ज्वेलरी। एक बार लिखो फिर मैं और बोलूंगा इस पर। ठीक है, तो जो ब्लू कलर है महंगे वाले आइटम्स, उनको बोला कि भाई ये तो हम मानेंगे कि कैपिटल एसेट है। इसमें क्या क्या आता है सर? ऊपर देखो, ज्वेलरी, और बाकी सबको मैं बोल रहा हूं आर्ट वर्क,
आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो मिला के शॉर्ट में बोल लो आर्ट वर्क, याद रखने में आसानी रहता है, ज्वेलरी एंड आर्ट वर्क। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है बुलियन, आज मैं सिखा देता हूं। क्या वर्ड बोला मैंने? लिख लो, बुलियन। ज्वेलरी वो होता है जो आप शरीर पे धारण करते हो, बुलियन वो महंगा वस्तु है जो रखते हो। जैसे दिवाली में रखने वाले वो जो सिक्के हैं वो ज्वेलरी नहीं है, क्या वो पहनते थोड़ा ना, सिक्का ऐसे चिपका के घूम, तो वो बुलियन है। ठीक है। तुम्हारे घर में चांदी के कुछ बर्तन होंगे, यूज नहीं करते होगा तुम, वो तो रखा होगा तिजोरी में, वो बुलियन है। ठीक है। अगर बाई चांस किसी के घर में सोने की ब्रिक पड़ी हुई है या सोने के बिस्कुट्स रखे हुए हैं तो वो क्या है? बुलियन है। मैंने एक बार देखा था गोल्ड बिस्कुट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। गोल्ड बिस्कुट पापा लाए थे और फिर ले गए, इतना छोटा सा होता है। पार्ले जी देखा है, 3 रुपया वाला जो आता है ना पैकेट, वही उसी साइज का होता है, बट देख के एकदम मतलब इतना दिल खुश होगा, मन करे चाय में वो खा तो लें। ठीक है। दांत टूट जाएंगे सारे। अभी दाम बहुत बढ़ गया है, वो एक छोटा सा जो 100 ग्राम का बिस्कुट लाए होंगे पापा, अभी उसका दाम चल रहा होगा बाजार में कम से कम भी 6-7 लाख रुपया। ठीक है। ये क्लियर? ज्वेलरी आर्ट वर्क। नाउ अभी मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सर व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय पर्सनल एसेट? लिखा है कि इफेक्ट। इफेक्ट इनकम टैक्स में इसका मतलब होता है वो मूवेबल असेट्स जो पर्सनल पर्पस के लिए आप यूज करते हो। आई रिपीट, वो मूवेबल असेट्स जो आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो। कार मूवेबल असेट, टीवी, फ्रिज मूवेबल असेट, पर्सनल पर्पस, फर्नीचर पर्सनल पर्पस मूवेबल असेट। तो इनके लिए पर्सनल मूवेबल आइटम्स वो है पर्सनल इफेक्ट। अब मेरा जो घर है वो तो पर्सनल इमूवेबल है ना, तो वो पर्सनल इफेक्ट है ही नहीं, तो मतलब वो तो सीधा कैपिटल असेट होगा ना। समझ गए? जो मेरा पर्सनल घर है क्या वो मूवेबल है कि इमूवेबल है? मैं ट्रक में थोड़ा रहता हूँ, घर तो इमूवेबल है, तो वो इफेक्ट नहीं है, वो पर्सनल एसेट है, वो तो डेफिनेटली कैपिटल असेट है ही। पर्सनल इफेक्ट मतलब मूवेबल असेट्स। ओके, तो वही उस तरह से डिवीजन है। डन है ना ये? ओके, ये दो मेन समझ में आ रहा है फंडा। क्या कैपिटल असेट नहीं होता बताओ सर? स्टॉक इन ट्रेड और क्या क्या सर? ये सब जो होते हैं ना, पर्सनल कार, टीवी, फ्रिज, ये सब कैपिटल असेट नहीं, तो बेचने पे नुकसान होगा, झेलो आप। ठीक है। थर्ड क्या है सर? रूरल खेत। लिखो, बॉस इतना लंबा अगर बोलेंगे ना एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, मुंह दुख जाएगा। सीधा बोलो रूरल खेत। खेत मीन्स एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा एक बात सुनो, इधर सामने एक चर्च दिख रहा है, रोड के इस पार चर्च है ना, छोटे बच्चों का स्कूल है एकदम ये चर्च, वेल एंड गोल्डस्मिथ। इस चर्च की बहुत बड़ी जमीन है और वहाँ पे उनका बगीचा भी है, मतलब गार्डन टाइप है। देखो कितनी हरियाली है, एकदम पूरा क्लीन व्यू एनवायरनमेंट। वो जो खाली जमीन पड़ी हुई जिसमें पेड़ उगे हुए हैं, क्या वो खेत है क्या? तो हर खाली जमीन जिसपे घास उग गया, क्या वो खेत है क्या? विक्टोरिया मेमोरियल जाते हो, खेत है क्या? नहीं, खेत का मतलब होता है वो जमीन जो एक्चुअली आपने खेती के लिए यूज की है, उसको खेत बोलते हैं। एनी बैरन लैंड वेयर देयर इज अ ग्रोन ग्रास और ट्रीज दैट डज नॉट बिकम खेत। ओके, ये तुम ऑब्वियसली समझ सकते हो, ये वाला इन्होंने किसके भले के लिए किया है? किसानों के लिए, और वो भी अर्बन किसान नहीं। ठीक है, अर्बन किसान नहीं, रूरल किसान। रूरल किसान जो होते हैं ना, जो रूरल इंडिया में रिमोट, वहां पे जो उनका खेत है, बोला उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। अरे कौन सा वो टैक्स देने वाला था यार जो आके तुम एग्जेम्प्ट कर दिए? ये तो वही बात हुई कि अचानक आज मोदी जी आके टीवी पे अनाउंस करें, हे भिखारियों, मतलब जो रोड पे होते हैं ना, आज से तुम्हें टैक्स नहीं देना है। तो कौन सा दे रहा था वो यार? मतलब तुम ये क्या कर रहे हो? कोई जरूरत तो था ही नहीं इसका। तो जो बोला भाई रूरल इंडिया में सारा काम कैश में होता है। ठीक है, खेती बाड़ी वगैरह का सारा काम किस में होता है? कैश में होता है। टैक्स का उनको टी भी नहीं मालूम और देंगे भी नहीं वो। ठीक है, वो लेने आ जाएंगे उल्टे। ठीक है, ऐसा है। तो इन्होंने बोला रूरल खेत इज नॉट अ कैपिटल असेट। अगर एक फार्मर रूरल खेत बेचेगा तो उसको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा, वो देने वाला था भी नहीं। ठीक है। और चौथा क्या है? नोटिफाइड बॉन्ड्स। जब भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो क्या क्या होता है? सुनो, एक चीज तो अच्छा है अपना, ठीक है, कि हम लोग की इकोनॉमी अभी काफी सुदृढ़ है।
अगर इंडिया को फंड्स की ज़रूरत है तो बहुत सिंपल है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा दो, एक ये तरीका है। दूसरा, लोन बाहर से लेना वो हम लोग नहीं करते, बंद हो चुका। तीसरा और एक तरीका है, भारत सरकार बहुत सारा बॉन्ड्स डिबेंचर इशू कर देता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और आरबीआई के थ्रू, और जनता उसको खरीद सकती है, बाद में मैच्योरिटी पे पैसा देगी। तो एक तरह से भारत सरकार जनता से लोन ले रही है। जैसे तुम आरबीआई में गए और तुमने बोला आई वांट टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो तुमने खरीदा, वो 5 साल बाद मैच्योर होगा विद इंटरेस्ट, तो इनडायरेक्टली आप भारत सरकार को लोन दे रहे हो, समझ रहे हो? इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, भारत सरकार को लोन दे रहे हो। इसको बोलते हैं पब्लिक डेट। इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट फंडिंग। तो भारत सरकार जब इस तरह के बॉन्ड्स इशू करती है तो भारत सरकार उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहती है, तुम लोग खरीदो। तो भारत सरकार अपने इशू किए बॉन्ड्स पे एग्जेम्पशन लेके आ जाती है, बोलती कि इस पे जो ये है इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इसको बेचने पे जो कैपिटल गेन उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए भारत सरकार ने अपने आप को एग्जेम्पशन दे लिया कि भाई कुछ कुछ हमारे नोटिफाइड बॉन्ड्स है वो हम इशू कर रहे हैं, उसको अगर आप खरीदते हो तो आप जब बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इट इज एग्जेम्प्टेड। तो वही है नोटिफाइड बॉन्ड्स। क्लियर है सर? नोटिफाइड बॉन्ड्स में कौन कौन आता है, ये नाम पढ़ो तो सर, एक बार तारीख भी पढ़ो। 6% गोल्ड बॉन्ड्स 1977। बॉस, नॉट एवरी गोल्ड बॉन्ड। मैंने भी गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे थे अभी कुछ समय पहले, मेरे वाले नहीं। क्या लिखा पढ़ो तो, नॉट बॉन्ड। 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, ये भी बहुत पुराना, खत्म हो चुका, नॉट बॉन्ड। फिर ये देखो इधर, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 19, यार ये तो सब अति पुराना हो गया, मतलब ये सब टाइम पे तो आई वॉज नॉट इन टू एग्जिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो ये सारा खत्म है एकदम पूरा आउटडेटेड। स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स 1991, आई वॉज बॉर्न। ठीक है, बट वेरी स्मॉल, खरीदने की औकात नहीं। तो ये वाले बॉन्ड्स भी आज के दिन तो विलुप्त है ना। नेक्स्ट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, थोड़ा लेटेस्ट हो गया ये 1999 वाला। फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये तो ऑब्वियस थी, आई स्टार्टेड अर्निंग 2015। तो ये थोड़े बहुत बस नाम है, ये एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। ये ना, इसमें ऐसा है ना कि तुमको एक बार इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम ईयर तो याद कर नहीं सकते। इफ देखो, कुछ लोग होते हैं ना जो ईयर के साथ बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मेरी मम्मी को पूरे खानदान में सबका बर्थडे मालूम है। मतलब कजिन होते हैं ना, फर्स्ट लेवल कजिन, सेकंड लेवल कजिन, थर्ड लेवल कजिन, सबका बर्थडे याद है, जो नॉर्मली किसी को याद नहीं रहता। मम्मी इवेंट्स के साथ बात करती है। ठीक है, इस फलाने डेट को इसकी ये सगाई हुई थी, ये रोका हुआ था शादी। मेरे को खुद हमेशा अपना डेट्स कंफ्यूज हो जाता है। बर्थडे मैं भूलता नहीं हूँ, बर्थडे मेरे को याद रहता है, बट जैसे वो दिखाते हैं ना कि लोग अपनी शादी का तारीख भूल जाते हैं, खासतौर पे हस्बैंड लोग, वो सच है, वो होता है। ठीक है, मतलब 2-4 डेट्स आगे पीछे हो जाता है दिमाग में। ठीक है, तो पर कुछ लोग होते हैं वो आर वेरी लाइक कंफर्टेबल विथ ईयर। यूपीएससी तुम तो एकदम फाड़ देगा इसमें, है ना, इसको सारा साल याद रहता है। ठीक है, इसका तो काम ही है, धंधा ही ये सारा साल याद रहता है, ईयर के साथ बात करता है। पर आम आदमी हम लोग ये इतना सारा ईयर याद कर नहीं सकते, अपने को एक बार देख के जाना पड़ेगा। एग्जाम में ना गोल्ड बॉन्ड देख के एक्साइटेड मत हो जाना, एवरी गोल्ड बॉन्ड इज नॉट एग्जेम्प्टेड, ओनली दीज गोल्ड बॉन्ड्स आर एग्जेम्प्टेड। आर यू गेटिंग माना? भाई मैंने 2-3 साल पहले, कोरोना के जस्ट पहले, 19 या 18 की बात होगी, मैंने गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे थे। तो वो इसमें कवर्ड है क्या 18-19 वाला? वो नहीं है इसमें, समझ रहे हो? तो हर गोल्ड बॉन्ड नहीं, खाली जो इसमें नोटिफाइड है वही वाला, तो एक बार देखना पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ मैं अब फिर से बात करता हूँ अब होल पिक्चर। व्हाट इज नॉट अ कैपिटल एसेट? स्पैन, एस से। इनफैक्ट मेरे को स्पैन कंफर्टेबल नहीं लगता, मेरे को सीधा फुल फॉर्म ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, पर तुम लोग के लिए एक बार बता दिया, स्पैन लिखा हुआ है ना ऊपर। ठीक है, एस से स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक इन ट्रेड तो पीजीबी इनकम होता है। पी से पर्सनल इफेक्ट, वो वाले जिसमें नुकसान खाओगे, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, कपड़ा वगैरह। पर्सनल मतलब पर्सनल मूवेबल असेट्स। ठीक है, लेकिन ज्वेलरी और आर्ट वर्क सर वो मुनाफे की चीज है, तो उस पर तो टैक्स लगेगा। तीसरा रूरल, खेत, एंड चौथा नोटिफाइड बॉन्ड्स। ऊपर आओ, ये कैपिटल एसेट का ऊपर डेफिनेशन है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में 3 आइटम इन्होंने बोला। पहला वाला सबसे सही है। पहला वाला क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड
वेदर और नॉट यूज्ड इन बिजनेस। इसका मतलब क्या है, चाहे पर्सनल असेट हो चाहे बिजनेस असेट हो, है ना, जो हम लोग डायग्राम बना के आए। कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे धंधे में हो चाहे नहीं हो, मतलब पर्सनल असेट भी और बिजनेस असेट भी। अब नीचे वाला दो ना थोड़ा खास है। विदेशी इन्वेस्टर्स हम लोग की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा, हाँ, इंडिया की जो आज इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को। ही वॉज आवर प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। 1991 में भारत सरकार ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाया था, और जिसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों के लिए बहुत आसान हो गया था टू एंटर इनटू इंडिया एंड कंडक्ट बिजनेस। तो सारे के सारे इंडिया में कूद के आ गए, तो अपने साथ पूरा फंडिंग लेके आए। दैट फंडिंग फ्यूल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट वी आर लुकिंग एट टुडे। तुम कंपेयर कर लो ना इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन, अगर तुमको कंपेयर करनी है तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं सबकी हालत खराब हो रखी है एकदम, सबकी हालत। जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो तो खराब है ही, जो एनिमी कंट्री है उसका भी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब दुश्मन का ना तरक्की अच्छा नहीं है तो दुश्मन का बर्बादी भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो दुश्मन है, वो ज़्यादा बर्बाद होगा तो पीछे हम लोग को आके पिन मारेगा, मतलब ऐसा है। तो ये पूरे हालात खराब हो रखे नीचे के, और ऊपर से यहाँ पे जो सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है इस तरफ में, ड्रैगन, वो ड्रैगन भी कम बदमाश थोड़ा है, ठीक है, बीच बीच में ऐसे फुस फुस करता ही रहता है। तो ये जो ड्रैगन वाला देश है ये भी इकोनॉमी में अभी तो फिलहाल आ गया है, पर रेट उसका गिर गया है, मतलब ग्रोथ रेट कम है, हम लोग का ग्रोथ रेट अभी ज़्यादा है। तो ये जो इतना भयंकर इकोनॉमिक बॉयंसी आज हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंडिया में, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ 91 लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसके तहत फॉरेन फंडिंग भारत में आना चालू हो गया। तो भारत सरकार ने क्या बोला कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स है, FII फुल फॉर्म लिखा हुआ पढ़ो, वो लोग जब भारत में आके RBI का बोला हुआ स्पेसिफाइड RBI और सेबी, क्योंकि लिस्टेड मार्केट में डालेगा तो सेबी आ जाएगा, तो वो जब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे ना तो उनके लिए वो PGBP इनकम नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन्स। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि नहीं है? तब तो उनको फायदा है। मैं एक बात तो बताया ही नहीं तुम लोग को आज तक, स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी शेयर होता है ना, लिस्टेड इक्विटी शेयर, उनको बेचने पे जो कैपिटल गेन्स होता है ना, उस पे 20% नहीं 10% है। अब बोलो पार्टी किसको बोलते हैं? स्टॉक मार्केट में अगर तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, वो अगर तुम बेचोगे, 1 साल रख के बेच दोगे ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा। उस पर टैक्स रेट है 10%। ग्रेट, 10% सिर्फ। कहाँ 30, कहाँ 20, कहाँ 10। और पहले पता वो भी नहीं था, ये तो बाद में लोग लाए 2018 में कि नहीं यार थोड़ा टैक्स हो तुम लोग भी दो, तो 10% टैक्स आ गया। तो जस्ट इमेजिन, इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को बोला गया कि आप आओ यहाँ पे खरीदा बेची करो, आपका 30% नहीं काटेंगे, आपका सिर्फ 10% काटेंगे। इट्स अ कैपिटल असेट, तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर देम, ठीक है। तीसरा, ये हम जैसों के लिए, आम आदमी के लिए, तीसरे का नाम क्या है? तुमने सुना एक फूल है ट्यूलिप, ये है यूलिप। फुल फॉर्म, इसको तुम एग्जाम में यूलिप लिख के आ सकते हो, बड़ा फेमस है। मैं इसके ऊपर भी बहुत चर्चा करूंगा एक दिन, ठीक है, आज वो दिन नहीं है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हम लोग सब खरीद सकते हैं, हम लोग खरीद सकते हैं। तो यूलिप्स को भी अगर आप खरीद रहे हो तो उसका बेचा बाची पे IFOS टैक्स नहीं है। कौन सा टैक्स है? कैपिटल गेन। तो अच्छी बात है ना, ठीक है। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी विच इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D फलाना ढिमका, ठीक है। अब ये 1010D वाला ये जो है ना, ये मैं आज नहीं पढ़ा सकता, वॉल्यूम 2 में जब जाएंगे ना तब इसको पढ़ाएंगे। तो यूलिप मैंने अभी समझाया नहीं है, तुम इसको होल्ड करो, ये वॉल्यूम 2 में पूरा एकदम नाच गा के पढ़ाऊंगा यूलिप अच्छे से, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। यू अलग, एल अलग। अब मैं तुमसे स्ट्रेट अवे पूछ रहा हूं, व्हाट आर कैपिटल असेट्स? नंबर 1, सर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर यूज्ड इन कनेक्शन विद बिजनेस और नॉट। सेकेंड, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII ताकि उनको फायदा मिले। एंड थर्ड, यूलिप्स जो हम जैसों के लिए फायदा मिले, ठीक है। तो ये कैपिटल असेट होता है। और क्या कैपिटल असेट नहीं होता है? क्या कैपिटल असेट नहीं होता है?
स्पैन, एस से क्या लिखा है? स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा कि कैपिटल असेट? कैपिटल असेट, ताकि उनको फायदा हो। स्टॉक इन ट्रेड मानेंगे तो 30% पीजीवीपी, कैपिटल असेट मानेंगे तो 10-20%। ये टीचर्स नोट के लिए वो डायग्राम बनाया था ना मैंने, वही वाला, कि फिक्स्ड असेट्स भी जो धंधे में यूज होते हैं वो कैपिटल असेट होता है, पर जो डेप्रिशिएबल वाला है उसका कैलकुलेशन एज पर सेक्शन 50 होता है, ब्लॉक कॉन्सेप्ट। फिर नीचे नंबर पी क्या लिखा है? पर्सनल इफेक्ट्स। फिर एक है रूरल खेत, ओके। और ये 4, 5, 6 मिला के क्या है? एन, नोटिफाइड बॉन्ड्स। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, बहुत आसान है, आओ देख लो। मेरे को तुम बताओगे यस या नो, मतलब कैपिटल असेट है या नहीं है? पर्सनल कार, पर्सनल टी फर्नीचर, पर्सनल क्लोथ, ज्वेलरी एंड आर्ट वर्क, पर्सनल कार। पर्सनल कार तुमने बेचा, 10 लाख का खरीदा था, 3 लाख में बिका, 7 लाख का लॉस है। ये लॉस किस में जाएगा? पीजीबीपी लॉस, कैपिटल गेन्स लॉस या नथिंग? नथिंग। ये लॉस आप खुद झेलो, इसका कोई सेट ऑफ ऑफ नहीं मिलेगा। नॉट अ कैपिटल एसेट, इसका कुछ भी नहीं होगा, ये आप झेलो बैठ के। टीवी फर्नीचर बेचेंगे तो नुकसान है, नॉट अ कैपिटल एसेट, झेलो। ज्वेलरी बेचोगे तो फायदा ही होगा, और अब आ जाएगी गवर्नमेंट पैसा मांगना, टैक्स दो। आर्ट वर्क, ये देखो मैंने आर्ट वर्क का कितना सारा फोटोज भी डाला है, मेहनत लगता है भाई ये सब में, ये सब फोटो डालने में जान निकल जाता है वर्ड फाइल के अंदर। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, इंडस वैली सिविलाइजेशन याद है क्या? उसमें पर दिखाता था ना फोटोज में वो सब, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, ये सब भी बिकते हैं प्रॉफिट पे ही। इट्स अ कैपिटल असेट चार्जेबल टू कैपिटल गेन्स टैक्स। ये जो बात है ना जो मैंने सिखाई है, ये खाली खुद के समझने के लिए और लॉन्ग टाइम याद करने के लिए, एग्जाम में जाके मत बता देना कि गवर्नमेंट चोर है, ठीक है? वो खाली रेफरेंस के लिए, ओके। अब हम बात करेंगे रूरल खेत। ठीक है, अब देखो है ये मामूली सा टॉपिक, इसमें क्या तो सीखना था, रूरल मतलब गांव में, पर इनकम टैक्स वालों ने इसको पूरा बैठ के एकदम डिटेल में बताया क्या चीज रूरल है और क्या चीज अर्बन है, तो ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है? वरना है कुछ नहीं, मामूली बात है, ओके। ब्रेक के बाद सीखेंगे रूरल खेत। अब ये डिस्कशन होने जा रहा है, एकदम सिंपल सुन लो। इन्होंने ना रूरल खेत का इनडायरेक्ट डेफिनेशन दिया है, मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि रूरल क्या है, इन्होंने बोला ये अर्बन है, तो अर्बन को छोड़ के जो है वो क्या है? रूरल है। तो अपने को अभी क्या पढ़ना है? अर्बन खेत। अर्बन खेत पढ़ लिए तो अर्बन को छोड़ के जो है क्या, वो क्या है? रूरल खेत। अब अर्बन लैंड 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेंट्रल अर्बन लैंड और एक होता है सराउंडिंग अर्बन लैंड। समझ रहे हो? एक होता है सेंट्रल अर्बन लैंड और एक होता है सराउंडिंग अर्बन लैंड। एनी लैंड, एनी टाउन, भारत का कोई भी शहर जिसकी आबादी 10,000 है, कितनी है? भारत का कोई भी शहर है जिसकी आबादी 10,000 है, आबादी समझते हो ना, पॉपुलेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ये अर्बन एरिया है, तो वो है सेंट्रल अर्बन एरिया। क्या है वो? सेंट्रल अर्बन एरिया। अब उस शहर के आसपास का जो थोड़ा जमीन होता है उसको भी हम लोग अर्बन ही मानते हैं, दैट इज नोन एज सराउंडिंग अर्बन एरिया, है कि नहीं? है ना? अरे मेन शहर तो अर्बन एरिया है ही, उससे थोड़ी सी दूर तक जो आबादी, उसमें भी तो लोग फैल जाते हैं ना। कोई शहर का ऐसे बाउंड्री थोड़ा बनाया था, बॉर्डर, शहर खत्म, ऐसा तो नहीं होता ना।
कंटिन्यूअस है, तो शहर के आसपास का जो थोड़ा सराउंडिंग एरिया वो भी क्या माना जाता है, अर्बन। अब उसकी एक लिमिट शिमिट है। लिमिट शिमिट क्या है, देख लो इधर बोर्ड पे। मान लो, हेलो, इधर बोर्ड पे एकदम गौर से देखना, एकदम मेरी बातों को गौर से सुनना, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है, कोई मशक्कत वाली चीज़ नहीं है। एक शहर है, जस्ट बहस की बात हो रही है, आर्ग्यूमेंट तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, ठीक है। एक शहर है जिसकी आबादी है एग्जैक्ट 10,000, एग्जैक्ट, तब सिर्फ वो शहर अर्बन है, उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया अर्बन नहीं है, ठीक है। सेकंड, एक शहर है जिसकी आबादी 10,000 से ज्यादा है पर 1 लाख तक है, 1 लाख से ऊपर नहीं है। पॉपुलेशन P इज मोर देन 10,000 बट लेस देन इक्वल टू 1 लाख। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ये तो सेंट्रल एरिया, ये तो अर्बन है ही। इसके आसपास 2 किलोमीटर रेडियस का जो जगह है, ठीक है, ग्रे कलर, दैट्स कॉल्ड सराउंडिंग अर्बन एरिया, वो भी अर्बन है। तो अगर आपका खेत यहां पर है तो वो अर्बन है, यहां पर है तो भी अर्बन है, लेकिन इसके बाहर है तो रूरल है। समझ गए कि नहीं, मैथ्स गणित क्लियर एकदम। अच्छा, और बड़ा शहर, सेकंड केस देखो, शहर की आबादी कितनी है बीचों बीच, सर 1 लाख से ज्यादा, पर मैक्सिमम कितना, 10 लाख के अंदर, 10 लाख पार नहीं है। तो ये तो सेंट्रल अर्बन एरिया है ही, इसके आसपास 6 किलोमीटर रेडियस तक का जो एरिया है वो भी अर्बन, ठीक है। 6 किलोमीटर के बाद क्या है, रूरल, ओके। अबे ये लिखना है तुम लोग को, UUR, क्या कर रहे हैं तुम लोग, जब तक मैं नहीं बोलूं मतलब सब कुछ लिखना है, बाय डिफॉल्ट है वो, ओके। नेक्स्ट, और बड़ा शहर की आबादी कितनी है, मोर देन, हम लोग कोई भी बड़ा शहर उठा लें, मुंबई, सर मुंबई का बात मत करो, फट रहा है वो आबादी से। मुंबई का पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव लेवल पे, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे होता क्या है, इंडिया बहुत बड़ा है मान लिया, पर आबादी शहरों में ही है, वो बीच का जो पोर्शन है वो खाली है। अब तुम कभी ट्रेन से गए हो, प्लेन से तो दिखता नहीं ऑब्वियसली, ट्रेन से तो गए हो, ट्रेन में देखते नहीं पूरा खाली पड़ा, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा थोड़ा है कि हम लोग की पॉपुलेशन यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया में फैली हुई है, ऐसा थोड़ा है, सब शहरों में क्लस्टर्ड है, सब शहरों में है, गांव वगैरह में बहुत कम आबादी है, स्पार्स पॉपुलेशन, एंड पीपल ऑब्वियसली वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो दे विल शिफ्ट, नो, तो लोग तो शिफ्ट होकर शहरों में आएंगे ही, बसेंगे, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये एक बड़ा शहर है 10 लाख के ऊपर आबादी वाला, बॉम्बे, मुंबई ले लो। तो बोला ये शहर तो सर अर्बन है ही, इसके आसपास कितने किलोमीटर का रेडियस, वो भी क्या मानेंगे, अर्बन। उसके बाद क्या मानेंगे, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया क्या अर्बन है, सर्कल्स के अंदर अर्बन है, सर्कल के बाहर चले गए तो रूरल है। कोई हार्ड था क्या, 2 कौड़ी का चीज है, ये पढ़ रहे हो, देखो दिख रहा है, यही सारा ज्ञान ऊपर दिया हुआ था। एरो बनाओ। अच्छा सर, किसी शहर का आबादी है .10,000 एग्जैक्टली, तो बस वही है, उसके फिर आसपास चक्री नहीं होगा, सही है। अच्छा, पॉपुलेशन आप किस साल का लोगे, पॉपुलेशन तो बदलता रहता है, जो भी लेटेस्ट सेंसस सरकार ने करवाया होगा ना, पॉपुलेशन गणना सरकार करवाती है ना, पॉपुलेशन काउंटिंग, पॉपुलेशन गणना, तो जो लेटेस्ट सरकार ने कराया होगा वही वाला लेना है। लेटेस्ट कब तक का लेना है, योर प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23, तो फर्स्ट तुम्हारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने के जस्ट पहले जो भी सरकार ने लेटेस्ट करा रखा होगा वही लेना है, ठीक है। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो हमारे लिए एग्जाम में प्रीवियस ईयर 22-23 है, यानी 1 अप्रैल 22, उसके पहले जो भी सरकार का लेटेस्ट होगा वही वाला अपने को लेना है पॉपुलेशन, ठीक है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए, कोई ऐसे रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसे हर 2-2 महीने में सेंसस नहीं कराती, सालों लगते हैं सेंसस पॉपुलेशन करवाने में, काउंटिंग, ओके। जंबो क्वेश्चन,
एक बार सबको मेरी बात को सुनो। तुम लोग खाली बस इतना पढ़ोगे, लेफ्ट साइड, बीच में जो आंसर है वो नहीं पढ़ोगे और अपना खोपड़ी लगाओगे। हार्ड नहीं है, बहुत मेहनत करके पढ़ाया हूँ, एक एक चीज़ समझाया हूँ आज तुमको पूरा एकदम। तुम इमेजिन कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो अपना कॉमन सेंस लगा के बोलो, आंसर मत पढ़ो बगल का। पर्सनल कार, पर्सनल कार कैपिटल एसेट है कि नहीं है? नो, क्योंकि सर बेचने पर नुकसान होता है तो उन्होंने हटा दिया उससे। ठीक है। बिजनेस कार, बिजनेस कार इज अ बिजनेस का फिक्स्ड एसेट है सर? है, वो मान लिया, यस वो ठीक है, यस बड़ी बात नहीं। मेरा बड़ा बात ये है, बिजनेस में जो कार होता है वो डेप्रिशिएबल एसेट है कि नॉन डेप्रिशिएबल? डेप्रिशिएबल एसेट है। डेप्रिशिएबल एसेट का कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? सेक्शन 48 की 50? यार देखते ही असेट का नाम देखते ही अंदर से पूरा एकदम इमोशन आना चाहिए। ये नहीं कि हम किताब पहले खोल के पढ़ेंगे फिर सोचेंगे। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की पढ़ाने को। ये पूरा चीज चाहते तो मतलब आधे घंटे में साफ हो सकता था पूरा, पर इतना जो पूरा डिटेल में एग्जांपल देके समझाया किस लिए? कि जब एक एसेट को देखो तो एकदम उस एसेट के प्रति एकदम तुरंत सोच सकते हो, इमेजिनेशन आ सकता है। केयरफुल। घर का फर्नीचर, पर्सनल फर्नीचर, मूवेबल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट, बेचने पर नुकसान ही होता है, तो इनको बोल दिया नो। ऑफिस का फर्नीचर बिजनेस एसेट है तो कैपिटल गेन्स तो है, उसमें डाउट नहीं है, फिक्स्ड एसेट है। फर्नीचर कोई बेचने का सामान स्टॉक इन डेट तो है नहीं है, फिक्स्ड एसेट है तो कैपिटल गेन तो है। पर मेरा क्वेश्चन है ऑफिस फर्नीचर डिप्रिशिएबल होता है कि नॉन डिप्रिशिएबल? और डिप्रिशिएबल है तो कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? 50? कोई दिक्कत है क्या भाई? ये इमेजिनेशन आ रहा है ना एकदम तगड़ा वाला। पर्सनल बिल्डिंग, सर पर्सनल घर तो वो तो बकायदा कैपिटल गेन्स है अंडर सेक्शन 48। बिल्डिंग जो घर का होता है वो तो इफेक्ट नहीं है ना, वो पर्सनल मूवेबल आइटम तो है नहीं, वो पर्सनल इफेक्ट तो है नहीं, एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है, वो तो कैपिटल एसेट है और बकायदा टैक्स निकलेगा उसका। तो डिप्रीशिएशन भी आप नहीं ले सकते ना, तो नॉन डिप्रिशिएबल है, तो कैपिटल गेन कैसे होगा? सेक्शन 48। ऑफिस बिल्डिंग, व्हाट डू यू थिंक सर? सर फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल गेन्स है। ऑफिस बिल्डिंग डिप्रिशिएबल होता है कि नॉन डिप्रिशिएबल? डिप्रिशिएबल 10% रेट होता है, तो कैपिटल गेन्स तो है अंडर सेक्शन 50। अंडर सेक्शन 50 बोलने का मतलब हो गया कि उसके लिए कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने में मेहनत करनी नहीं, वो ब्लॉक के अंदर अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, है ना। हमारे कहानी का असली हीरो सेक्शन 48 है। इस चैप्टर का हीरो कौन है? 48, 50 नहीं है। 50 में कोई मेहनत ही नहीं है, वो तो ब्लॉक नेगेटिव आ गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, समझ रहे हो। असली चीज क्या है? 48। ज्वेलरी पे सरकार दबा कर टैक्स देगी और जो घर का असेट है ये तो कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 48। ओके। एग्रीकल्चर लैंड इन USA, कहीं भी हो। मैं रॉर हूं, ROR, हम लोग सब रॉर हैं। क्या है? रॉर, ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, हम लोग की पूरे दुनिया में कहीं पे कुछ भी कमाएंगे ना, भारत सरकार उस पर टैक्स ले लेगा। तो अमेरिका में भी जमीन बेचोगे तो कैपिटल एसेट है, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया में तो जमीन है नहीं, अमेरिका में खरीदेंगे।
9 नंबर, एग्रीकल्चर लैंड इन कोलकाता का पॉपुलेशन चाहिए कि तुम मान सकते हो अर्बन है? मान सकते हैं, करोड़ों में पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अर्बन है, तो अर्बन को तो सर टैक्स देना पड़ेगा ना, अर्बन खेत है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड इन रिमोट विलेज, तो नाम से समझ जाओ कि रूरल है, तो एग्जेम्प्ट है, नो। देखो सर, दिख रहा है ये लाल रंग, मतलब अपना असली चीज यही है। अब मैं तुमको एक जनरल बता देता हूं। हेलो, हम लोगों का जो मेन चार्जेबिलिटी का ज्ञान है वो कंप्लीट होता है। अब मैं तुमको एक बात बताकर छोड़ रहा हूँ कि इस चैप्टर में तो सर असेट का बेचाबाची यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस चैप्टर में? असेट का बेचाबाची, उस पर टैक्स है। तो जनरली आपके सामने कौन से असेट्स आएंगे इस चैप्टर में? लैंड बिल्डिंग, ठीक है। और दूसरा कौन सा आएगा? ज्वेलरी। तीसरा कौन सा आएगा? शेयर्स एंड सिक्योरिटी। अच्छा, मैं एक और, क्लियर है? अच्छा, एक और बात है, तुम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो अक्सर तुम लोग देखोगे ना कि ये इंसानों की बात कर रहा है, बिकॉज हम लोग इंटर के हैं, तो इंटर में इंडिविजुअल अचीव छाया हुआ है, नॉट कंपनी, ओके। दूसरी बात है, जब तुम पढ़ोगे तो मैक्सिमम टाइम तुम देखोगे कि दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल होम। ज्वेलरी तो पर्सनल होता ही है, एंड पर्सनल शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। वाई? बिकॉज सर अगर बिजनेस शेयर्स एंड सिक्योरिटी तो पर्सनल ऑफिशियल कैसा भी होता है, बिकॉज उस पर डिप्रिशिएशन होता नहीं है। ज्वेलरी भी पर्सनल होता है, लेकिन जब घर की बात करेंगे तो अक्सर तुम देखोगे पर्सनल घर की बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर उन्होंने बोल दिया कि ये बिजनेस वाला बिल्डिंग है, तब तो फिर उसका कैलकुलेशन वैसे होगा ही नहीं ना, फिर तो ब्लॉक में नेगेटिव आके होगा। तो ये चैप्टर 50 के बारे में कि 48 के बारे में? तो अक्सर तुम देखोगे कि इस चैप्टर में बंदा अपना घर बेच रहा है जिसमें वो रहता है, रेसिडेंशियल हाउस। तो घर बेच रहा है पर्सनल, तो उस पर तो डिप्रिशिएशन था नहीं, नॉन डिप्रिशिएबल, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 48। ज्वेलरी बेच रहा है वो तो पर्सनल है, 48। ज्वेलरी तो बिजनेस का होता भी नहीं है। और थर्ड क्या? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इस पर डिप्रिशिएशन है नहीं, तो इसका भी 48। नाउ 1 और 2 बहुत ज्यादा छाए हुए रहेंगे, अभी आने वाले कुछ क्लासेस तक डोमिनेट करेगा 1 और 2। शेयर्स एंड सिक्योरिटी सर एकदम बाद में आएगा, मतलब मेरे ख्याल से कम भी 6-7 क्लास के बाद आएगा। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का जो मतलब कैलकुलेशन का स्टाइल है, जो बातें हैं, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो है तो ये बवाल, लेकिन ये बाद में आएगा एक साथ ही, ओके। शेयर्स, मैंने तुमको आज बताया था ना कि ऐसे तो लॉन्ग टर्म 20%, लेकिन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स बेचोगे लिस्टेड तो 10% है। तो इसमें बहुत अलग ज्ञान है, बहुत अलग तरह का इसमें फंडा है, ओके। तो ये 3 है, पर अभी शुरू में 6-7 क्लास तक ज्यादा डोमिनेट कौन करेगा? लैंड बिल्डिंग और ज्वेलरी। शेयर्स वगैरह एक ही साथ बाद में आएगा, पूरा एक साथ पढ़ाऊंगा डिटेल में, ओके। एक बात मैं तुमको बता देता हूँ, कैपिटल गेन चैप्टर अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बज जाती है। कैपिटल गेन में जो कंसेप्ट्स हैं बहुत उच्च लेवल के हैं, बहुत ही उच्च लेवल के कंसेप्ट्स हैं। एग्जाम में इससे थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, सम्स भी आता है, ठीक है। जैसे आज कोई सम्स नहीं हुआ, पर आज दुनिया भर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हुए हैं, एमसीक्यू आ सकता है इस पर आराम से, नाच गा के आएगा, ठीक है। और सम्स भी इसके जो है ना वो बहुत फेमस है, बिकॉज इसके सम ऐसे लंबे लंबे नहीं होते, इसके सम छोटे छोटे होते हैं। इसका कंपटीशन का फॉर्मेट छोटा है। सबसे बड़ा फॉर्मेट जो कंपटीशन का होता है वो पीजीपी का होता है, 2 नंबर सैलरी का होता है, 3 नंबर एचपी का होता है, 4 नंबर कैपिटल गेन होता है, और 5 नंबर आईएफओएस। इनफैक्ट आईएफओएस का कुछ होता ही नहीं, वो 2 लाइन का होता है। तो कंप्यूटेशन के मामले में इसके सम्स का साइज छोटा है, तो उनके लिए एग्जाम में ये बहुत पॉपुलर है। जैसे उनको 60 मार्क का या 50 मार्क का जो इनकम टैक्स का पेपर सेट करना है 100 नंबर में से, तो वो आपको 10-10 मार्क के सम तो दे नहीं सकते, बिकॉज दे हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस। तो दे ओनली वांट टू गिव यू सम्स ऑफ 4 मार्क्स 5 मार्क्स। तो पीजीपी का सम अगर लंबा वाला 4 मार्क 5 मार्क का तो होगा नहीं, सैलरी का 4 मार्क 5 मार्क का तो होगा नहीं, इसके सम लेकिन 4-5 मार्क में अट जाएंगे, बिकॉज छोटे छोटे होते हैं ऐसे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा सुंदर कंसेप्चुअल है, इसको सीख लोगे ना मज़ा आ जाएगा। अब मैं किस्सा सुनाता हूँ जो मैं बोलने वाला था एकदम शुरू में।
एक किताब आती है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट समथिंग करके उसका ऑथर है, उसने ये बात बोला, ठीक है। देखो क्या होता है ना, मोटिवेशनल ऑथर्स लोग बहुत सारी बातें बोल देते हैं बड़ी बड़ी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, पर वो हमारे लिए अप्लाई नहीं करता। उसने क्या बोला कि वो बेसिकली अपनी किताब में ये समझाते हैं कि हम मिडिल क्लास जैसों की थिंकिंग क्या होती है और रिच लोगों की थिंकिंग क्या होती है। वो तो मिडिल क्लास वाला जीवन भर कुत्ते की तरह कमा के मर जाता है और उस पर 30% टैक्स है, जबकि पैसे वाले लोग जो हैं वो तो ये करते हैं। पैसे वाले तो वो है ना जिनके पास ऐसी अकूट संपत्ति है जिसको बेचते हैं, और बेचने पे क्या होगा, एलटीसीजी, और एलटीसीजी पे टैक्स रेट कितना है, 20%। तो वो यही बोलना चाहते हैं हम लोग को ये करना चाहिए, पर मैं कैसे करूं? ऐसा करने के लिए तो माई फादर मस्ट हैव एक्यूमुलेटेड दैट मच वेल्थ फॉर मी ना। मन तो बहुत हो रहा होगा तुम्हारा कि सर आज क्लास से निकलेंगे और अब से जीवन में सिर्फ कैपिटल गेन्स कमाएंगे। कैसे कमाओगे? कैपिटल गेन्स कमाने के लिए तो बेचना पड़ेगा, बेचने के लिए कुछ होना चाहिए, और अगर है ही नहीं तो खुद खरीदना पड़ेगा, और अगर खुद खरीद के बेचोगे ना तो उसमें नप जाओगे। कैपिटल गेन्स में असली फायदा तब होता है जब पुराना पड़ा हुआ असेट बेचा जाए, क्योंकि उसमें फिर भयंकर सेविंग्स होती है। और आज की तुम अगर सोचोगे कि हम प्रॉपर्टी खरीद के बेचेंगे तो आज ऑलरेडी प्रॉपर्टी स्काई रॉकेट दाम पर है, ठीक है। तो किताब में ज्ञान ये दिया गया कैपिटल गेन्स का। और एक दूसरा एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, वो भी इस तरह की बात बोलता है, ठीक है। अब उसको इनकम टैक्स आता नहीं है, ठीक है, वो सीधा बोलता है कैपिटल गेन्स टैक्स। गेटिंग माय पॉइंट? इनकम टैक्स होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होता। तो उसको थोड़ा मालूम है कि हेड ऑफ इनकम है, वो सीधा बोलता है कैपिटल गेन्स टैक्स। वो बोलता है, वो भी यही, वो उसी किताब से इंस्पिरेशन लिया और वीडियो बना दिया। बहुत सारे जो इस तरह के मोटिवेशन वीडियोस बनते हैं ना, ये मतलब झूठे होते हैं, एक्चुअली सच्चाई से इनका ताल्लुकात नहीं है। सुनने में बहुत टेस्टी है, समझ रहे हो, पर सच्चाई से ताल्लुकात नहीं। तो वो बोल रहा है कि ये जो पैसे वाले होते हैं, सरकार देखो कितना गलत सिस्टम बना रखी है, इन लोग से तो टैक्स कम लेता है, इनको तो कैपिटल गेन्स होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी बड़े पैसे वाले आप जानते हो, मुकेश अंबानी, मार्क जकरबर्ग, फलाना ढिमाका, इनका असली इनकम कैपिटल गेन्स है कि पीजीवीपी है बॉस? मुकेश अंबानी क्या दिन भर बैठ के प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग का काम करता है क्या? प्रॉपर्टी लेकर ये करता है वो क्या? उसका मेन इनकम क्या है? बिजनेस है ना, तो वो तो दे रहा है ना 30% टैक्स। फिर ये 20% का लांछन किस लिए? बहुत कम पैसे वाले ऐसे होते हैं जिनके पास धंधा नहीं है, उनका खत्म हो रखा है, जो बचा है वो बेच रहा है, तब भले ही 20%, अन्यथा तो उनका 30% ही है। और फिर भी मैं तुमको आज बता देता हूं, तुम लिख लो, आने वाले कुछ साल के अंदर ये जो फायदा मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट भी बढ़ा दिया जाएगा। जैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर पे ना एक टाइम पे एग्जेम्प्टेड था, फिर ये जो मोदी गवर्नमेंट आया इन्होंने उस पर 10% टैक्स डाल दिया। ये शुरुआत है, वो 10 का 20 होगा और जो 20 है उसका 30 होगा। तो एक दिन आएगा जब भी कैपिटल गेन्स में जो आपको टैक्स का एडवांटेज मिल रहा है, रेट कम होने से ये एडवांटेज चला जाएगा। क्लियर है ना सीन? ठीक है, तो जब तक है तब तक तो ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। फायदा किस में है, लॉन्ग टर्म में कि शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में दो फायदे होते हैं, एक तो तुम आज समझ जाओगे, दूसरा आज नहीं समझोगे। एक फायदा है कि टैक्स रेट कम होता है, दूसरा और एक फायदा है, लॉन्ग टर्म कंप्यूटेशन और शॉर्ट टर्म कंप्यूटेशन में एसेट का कॉस्ट माइनस करना पड़ता है ना, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाल रखा है, इंडेक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपने सपोज आज से 30 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 40 लाख में, तो ये लोग बोलेंगे उस जमाने का 40 लाख का जो प्रॉपर्टी है उसका आज के दिन कॉस्ट होगा लेटेस्ट से 90 लाख, तो आप 40 के बदले 90 माइनस कर सकते हो, तो अच्छी बात है ना। तो लॉन्ग टर्म गेन्स का अमाउंट कम हो जाता है, ऊपर से टैक्स रेट भी कम है। तो लॉन्ग टर्म में डबल फायदे हैं, एक फायदा किस चीज का और दूसरा किस चीज का? टैक्स रेट कम है। नाउ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे पता चलेगा, मतलब कितने साल हो जाएंगे कि लॉन्ग टर्म और कितने साल हो जाएंगे कि शॉर्ट टर्म, उसका पूरा ये चार्ट है जो मैं कल पढ़ाऊंगा। तो आज यहीं पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, कैपिटल गेन्स में ना जो हो गया सो गया, मतलब जिन बातों पे मैं चर्चा कर लिया, और ऑलमोस्ट हर क्लास में तुम देखोगे मैं तुमको टन टन भर के कंसेप्ट कराते जाऊंगा। आज तुमने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे, कल फिर बहुत सारे नए, फिर परसों बहुत सारे नए। अगर तुमने रिवीजन नहीं मारा, मतलब तुम अगर घर जाके नहीं रात को पढ़े या सुबह नहीं पढ़े, तो ये जो मेरी इतनी मेहनत है ये वेस्ट हो जाएगी। एग्जाम के लिए तो तुम तैयार हो जाओगे, उसमें दिक्कत नहीं है, पर तुम कभी भी जीवन में ना टैक्स में पंडित तो नहीं बन पाओगे, मतलब मास्टर तो नहीं बन पाओगे। फिर अपने लिए कुछ और ढूंढ लेना मास्टरी के लिए। तो रिवीजन करोगे तब ये जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया है ये धीरे धीरे तुम्हारे अंदर घुसता जाएगा। किताब में लिखा होना और खोपड़ी के अंदर होना ये दो अलग बातें होती हैं।
जो मैं पढ़ाया हूँ सब किताब में लिखा है, पर महत्वपूर्ण ये है क्या वो तुम्हारे माइंड के अंदर है कि नहीं है। जब तुमको जीवन में काम पड़ेगा, तुम काम करने जाओगे, तो तुम क्या मेरी साथ में किताब लेके जाओगे ऐसे रेफरेंस के लिए कि वो तुम्हारे माइंड में होना चाहिए? तो वो माइंड में तो सर तभी आएगा ना जब तुम टाइपिंग करो अपने माइंड में रिवीजन कर करके, तो तुमको एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट्स है, लाइफ लॉन्ग तुमको ये मतलब तुम्हारा जो होता है ना ब्रेड बटर क्या बोलते हैं अपने, जो तुम्हारा जीविका है वो इसी के दम पे चलेगा और कुछ काम नहीं आएगा। तो रिवीजन मारना है इसका, ठीक है। कैपिटल गेन्स बहुत खूबसूरत चैप्टर, आई थिंक आई विल टेक 9 to 10 क्लासेस ऑन दिस। इफ यू रिवाइज इट विथ मी अगेन एंड अगेन, तुम्हारा जो एकदम बेस बनेगा ना फ्यूचर के लिए, अलग ही लेवल पे चले जाओगे, ठीक है। थैंक यू।